हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम रितेश है। मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की दुनिया में काम करते करते 10 साल हो गए। 10 क्या, अब तो ये साल भी ख़त्म होने वाला है। 11 साल हो गए। साल ख़त्म होने से याद आया, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। मैं ये आशा करता हूँ कि अगला साल आप सब लोगों के लिए ढेरों खुशियाँ लेके आए। अब आते हैं वापस से पॉइंट पे। जब मैं छोटा था ना, तब स्मार्टफोन्स भी एग्जिस्ट नहीं करते थे। जब मैं 11th क्लास में आया तब पहली बार आईफोन लॉन्च हुआ था, और उसके साथ साथ सैमसंग ने अपने गैलेक्सी स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया था। और आज देखा जाए तो पूरी दुनिया में वेब, सोशल मीडिया और इंटरनेट का गोलबाला है। बच्चों बच्चों के पास स्मार्टफोन्स हैं, और उसी चीज़ को पॉसिबल करने के लिए तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया जाता है। अभी आप घर बैठ के यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, तो यूट्यूब के अंदर मेरे जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं जो कोड लिखते हैं, जिसकी वजह से आप ये सर्विसेज को एंजॉय कर पाते हो। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की दुनिया में काम करने का मौका मिला। बट दिस इज़ नॉट अबाउट मी माई फ्रेंड्स। ये सारी की सारी कहानी आप लोगों के लिए है। इस चैनल के थ्रू मैं आप सबको आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जर्नी में हेल्प करना चाहता हूँ। जिन लोगों को अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट करनी है, ये चैनल उन लोगों के लिए है। और जो लोग ऑलरेडी डेवलपमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर चुके हैं, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैनल से कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको आपकी जर्नी में और आगे लेके जाएगी। इसी के साथ साथ कोडिंग की दुनिया में आप सब लोगों का स्वागत है। कोडिंग की दुनिया में हम यहाँ पे अपना एक जावा कोर्स कर रहे हैं। जावा कोर्स के अंदर हम लोग फेज़ 2 के अंदर आ चुके हैं। फेज़ 2 के अंदर अभी तक हमने इतने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। आज के वीडियो में हम लोग java.lang पैकेज को एक्सप्लोर करेंगे। java.lang जावा के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैकेज है। अगर ये पैकेज नहीं होगा तो जावा का भी काम नहीं चलेगा। इस पैकेज के अंदर जावा की कोर क्लासेस हैं, और उन क्लासेस के करस्पॉन्डिंग कुछ बहुत ही एडवांस्ड कंसेप्ट्स हैं। वैसे देखा जाए तो हमें इसको एक्सप्लोर करने की कोई ज़रूरत है नहीं। अभी तक हमने जितना भी सीखा है वो सफिशेंट है। 0 से 1 तक तो आप चले गए, वो सफिशेंट है। इसके बाद जनरली क्या होता है ना, कि अगर आप यूट्यूब पे कोई दूसरा कोर्स देखोगे या फिर अगर आप पेड कोर्स परचेज करोगे, तो वहाँ पे डायरेक्टली आपको स्प्रिंग फ्रेमवर्क पे लेके जाता है कि ये एनोटेशन है, इस एनोटेशन को यूज़ करो या आपका कंट्रोलर बन गया फलाना ढिमाका। लेकिन वो एक शॉर्टकट वाला रास्ता है। पर्सनली मुझे शॉर्टकट्स ज़्यादा पसंद है नहीं। आधी नॉलेज जो होती है वो बहुत ही ख़राब होती है। या तो पूरा 0 पे रहे बंदा तो ठीक है, या 1 पे रहे तो ठीक है। जो बंदा बीच में फंसा होता है उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो हमें यहाँ पे कोई प्राइम नंबर निकालने का कोड नहीं लिखना है। हमें यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है। हमें यहाँ पे माइक्रो सर्विसेज बनानी है। तो अगर आपको जावा सिस्टम के बारे में ही ना पता हो कि जावा सिस्टम किस तरीके से काम करता है, तो क्या खाक आप माइक्रो सर्विसेज बनाओगे? तो आपको वीडियो पूरा देखना है, आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, java.lang पैकेज जावा का एक कोर पैकेज है। इस पैकेज के अंदर जावा की कुछ कोर क्लासेस हैं। उन क्लासेस को हम तो यूज़ करते ही हैं, जावा भी यूज़ करता है। उसकी वजह से ही हमारी एप्लीकेशन पॉसिबल हो पाती है। किस तरीके से हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, किस तरीके से हमारी एप्लीकेशन शट डाउन होती है। इस पैकेज के रिलेटेड आज के वीडियो में हम लोग इतने सारे कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। अब ऐसा हो सकता है कि इसमें से कुछ चीज़ें आपको पहले से पता हो, लेकिन आपको यहाँ पे पज़ल के कुछ पीसेस के बारे में पता है। जावा सिस्टम एक पूरा एक बड़ा सा पज़ल है। उस पज़ल के अंदर आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता है। आज के वीडियो में आपको पज़ल के सारे पीसेस के बारे में पता चल जाएगा। फिर आप उसको आसानी से एक पूरी कंप्लीट पिक्चर में फिट कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 करके सबको समझेंगे। स्टार्ट करते हैं प्रिमिटिव टाइप रैपर्स से। जावा के अंदर 2 टाइप के डाटा टाइप्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, एक को हम बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के अंदर आपके आते हैं इंटीजर, डबल, फ्लोट, कैर, बुलियन। नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स वो होते हैं जो ऑब्जेक्ट होते हैं। हम जितने भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, वो सारे नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं। एरे को भी ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट किया जाता है। और यहाँ पे हमारे पास एक स्पेशल क्लास होती है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग भी एक तरीके से नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है, लेकिन वो प्रिमिटिव्स की तरह भी बिहेव करती है। इसको समझते हैं। इमेजिन करो, मैंने यहाँ पे 5 स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट बनाए, और 5 स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने यहाँ पे रितेश को सेव कर रखा है। तो अगर आपके पास प्रिमिटिव डाटा टाइप है जैसे कि इंटीजर, तो अगर मैं 5 इंटीजर्स बनाता हूँ और पाँचों की वैल्यू मैं यहाँ पे 1 देता हूँ, तो आपके वैल्यू 5 जगह पे कॉपी की जाएगी। लेकिन अगर मैं रितेश की वैल्यू को 5 जगह पे कॉपी करूँगा तो ये एक मेमोरी का बैड यूटिलाइजेशन है। स्ट्रिंग तो कितनी भी लंबी हो सकती है, तो अगर मैं सभी स्ट्रिंग्स को हर जगह पे कॉपी करता रहूँगा तो जावा की मेमोरी बहुत ही जल्दी फुल हो जाएगी।
तो इसके लिए जावा ने एक कंसेप्ट निकाल के रखा है स्ट्रिंग पूल। स्ट्रिंग पूल के अंदर वो स्ट्रिंग्स को रखता है। जैसे उसने रितेश नाम की स्ट्रिंग को एक पूल के अंदर रख दिया तो वो एक ही जगह पे उसका कैरेक्टर डाटा स्टोर है। उसके ऊपर वो ऑब्जेक्ट्स बना के दे देता है स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट्स इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होता है। अगर आपको इस चीज़ को और डिटेल में एक्सप्लोर करना है तो इस पर मैंने पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है। वीडियो का लिंक आपको ऊपर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब कभी कभी क्या होता है ना कि आपको प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को नॉन प्रिमिटिव की जगह पे यूज़ करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में यूज़ करना पड़ता है आपको। जैसे हम लोगों ने जेनेरिक समझा था, तो अगर मुझे लिस्ट ऑफ इंटीजर बनाना है तो मैं इस तरीके से बनाऊंगा। इसके अंदर मैं यहाँ पे 2-3 इंटीजर्स को ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्रिमिटिव इंटीजर्स को ऐड कर रखा है, लेकिन जेनेरिक्स के अंदर मैंने इंटीजर की ऑब्जेक्ट फॉर्म को यूज़ करा है। तो जितने भी हमारे पास प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होते हैं, सभी डाटा टाइप्स की हमारे पास यहाँ पे एक wrapper क्लासेस अवेलेबल होती हैं। wrapper क्लासेस प्रिमिटिव फॉर्म को अपने अंदर रैप कर लेती हैं और वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। यहाँ पे आपको प्रिमिटिव टाइप्स के करस्पॉन्डिंग उनकी wrapper क्लासेस दिख रही हैं। इंटीजर के लिए हमारे पास इंटीजर है, फ्लोट के लिए हमारे पास फ्लोट है, डबल के लिए डबल है, कैर के लिए कैरेक्टर है, बुलियन के लिए बुलियन है। जो भी नंबर टाइप की wrapper क्लासेस होती हैं, इन सभी की पेरेंट क्लास होती है नंबर आपकी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जावा के अंदर, और इंटीजर, डबल, फ्लोट, ये जो भी नंबर टाइप की wrapper क्लासेस हैं ये उस क्लासेस को एक्सटेंड करती हैं। wrapper क्लासेस और प्रिमिटिव डाटा टाइप्स आपस में कंपेटेबल होते हैं, आप इनको इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हो। इस चीज़ को बोलते हैं ऑटो बॉक्सिंग एंड ऑटो अनबॉक्सिंग। ये वाला कंसेप्ट भी मैंने पहले कवर कर रखा है। wrapper क्लासेस के अंदर हमारे पास एक मेथड होता है वैल्यू ऑफ मेथड को यूज़ करके आप प्रिमिटिव फॉर्म को ऑब्जेक्ट फॉर्म में बदल सकते हो। यहाँ पे आपको सैम्पल कोड भी दिख रहा है। जो आपके नंबर टाइप की wrapper क्लासेस होती हैं उसके अंदर वैल्यू ऑफ मेथड ओवरलोडेड है। आप उसके अंदर स्ट्रिंग फॉर्म भी पास कर सकते हो। वो स्ट्रिंग को पास करके आपको एक करस्पॉन्डिंग नंबर दे देगा। यहाँ पे आपको उसका सैम्पल कोड भी दिख रहा है। यहाँ पे आपको बस एक बात ध्यान रखने की है कि अगर आप इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हो स्ट्रिंग को, तो स्ट्रिंग के अंदर कोई डेसिमल प्लेसेस नहीं आने चाहिए, वरना आपको वहाँ पे एक्सेप्शन मिलेगी। स्ट्रिंग को नंबर में बदलने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक पार्स मेथड भी होता है। इंटीजर के अंदर पार्स इंट है, फ्लोट के अंदर पार्स फ्लोट है, डबल के अंदर पार्स डबल है। अगेन अगर हम यहाँ पे गलत स्ट्रिंग का रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो हमें वहाँ पे एक्सेप्शन मिलेगी, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन मिलेगी हमें वहाँ पे। अगर आपको किसी नंबर को उसके स्ट्रिंग फॉर्म में बदलना है तो हमारे पास यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड होता है। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखने की है, अगर हमारे पास एक डबल नंबर है और डबल को अगर मुझे स्ट्रिंग में बदलना है तो स्ट्रिंग में डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आएंगे वो एक तरीके से अनडिफाइंड है। जब हम नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे फॉर्मेटर यूज़ करना पड़ता है। फॉर्मेटर बेसिकली ये बताता है कि डेसिमल के बाद आपके कितने डिजिट्स आएंगे, वहाँ पे राउंड ऑफ होगा या नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, इस कहानी को एक बार कोड में लिख के समझते हैं। मैंने यहाँ पे अपनी आईडी ओपन कर लिया है। आईडी ओपन करने के बाद मेरे पास यहाँ पे सिंपल सी मेन क्लास है, मेन मेथड है। अब हम लोग यहाँ पे एक नई क्लास बनाते हैं। क्लास बनाने के लिए आप SRC पे जाओ, राइट क्लिक करो, न्यू जावा क्लास। क्लास का नाम हम दे देते हैं प्रिमिटिव टाइप wrapper डेमो। इसके अंदर हम लोग एक मेन मेथड बना लेते हैं, बना लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक सिंपल सा डबल का एक प्रिमिटिव डाटा टाइप बनाते हैं, डबल डी इज इक्वल टू इसकी कोई एक वैल्यू। अब अगर मुझे इसको नॉन प्रिमिटिव फॉर्म में बदलना है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में बदलना है, तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे सिंपल सा वैल्यू ऑफ मेथड होता है। ये हमें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट फॉर्म मिल गई। अब अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट फॉर्म को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली system.out.println करके टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल कर सकता हूँ। अब ये जब स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट करेगा तो यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस के बाद जितने भी डिजिट्स हैं उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हम चाहें तो इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट करने के हमारे पास यहाँ पे दो अलग अलग तरीके होते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डेसिमल फॉर्मेट एक क्लास होती है, उस ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो आप उसके क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओगे। ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे आपको यहाँ पे एक पैटर्न देना है। पैटर्न ये बताता है कि किस बेसिस पे, किस पैटर्न के अकॉर्डिंग डबल नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया जाएगा। यहाँ पे हमें इस पैटर्न के हिसाब से डेसिमल प्लेसेस के बाद 2 डिजिट्स दिखेंगे। चलो ठीक है, हमने यहाँ पे फॉर्मेटर का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग फॉर्मेट मेथड को कॉल करके डबल को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एक और फॉर्मेटर का ऑब्जेक्ट बना देते हैं और उसके अंदर मैं एक दूसरे पैटर्न को यूज़ करता हूँ। यहाँ पे हमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट दिखेंगे, उसके साथ साथ हमें यहाँ पे कॉमा भी दिखेगी। जैसे जो बड़े नंबर्स होते हैं, बड़े नंबर्स को इजीली रीड करने के लिए कॉमा लगाई जाती है, तो इस पैटर्न के करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे कॉमा भी दिखेगी।
इसके ऊपर भी मैं फॉर्मेट मेथड को कॉल करके डबल को फॉर्मेट कर देता हूँ। अगर आपको डेसिमल फॉर्मेट क्लास को यूज़ नहीं करना तो यहाँ पे हमारे पास एक तरीका और होता है। स्ट्रिंग क्लास के अंदर एक मेथड होता है फॉर्मेट। आप उस मेथड को यूज़ करके भी डबल को फॉर्मेट कर सकते हो। तो जब हम लोग फॉर्मेट को कॉल करते हैं तो वहाँ पे भी हमें एक पैटर्न देना होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सैम्पल पैटर्न दे रखा है, हम इसको भी यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। आपके यूज़ केस के हिसाब से कौन सा पैटर्न यूज़ में आना चाहिए ये आपको पता लगाना है। इस वीडियो के अंदर मैं सारे पैटर्न्स को नहीं बता सकता, इसकी कोई लिमिट नहीं है। नंबर ऑफ़ पैटर्न्स कितने भी हो सकते हैं। किसी को कॉमा लगानी है, किसी को कॉमा नहीं लगानी है, किसी को डेसिमल प्लेसेस के बाद 2 डिजिट तक जाना है, किसी को डेसिमल प्लेस के बाद 4 डिजिट तक जाना है। तो आपके यूज़ केस के करस्पॉन्डिंग जो भी पैटर्न काम आना है वो आप बहुत ही ईजीली गूगल से फाइंड आउट कर सकते हो। आपको यहाँ पे कंसेप्ट पे फोकस करना है। कंसेप्ट यहाँ पे ये है कि हम डबल को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते टाइम पे हम यहाँ पे एक फॉर्मेटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को रन करा, आपको यहाँ पे ये वाला आउटपुट दिख रहा है। एक केस में हमें यहाँ पे कॉमा लग के आई है, दूसरे केस में हमें यहाँ पे कॉमा लग के नहीं आई है। डेसिमल प्लेस के बाद हमारे को यहाँ पे 2 डिजिट ही मिले हैं। यहाँ पे हमने डेसिमल फॉर्मेट को भी यूज़ करके फॉर्मेट कर दिया और हमने स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट को यूज़ करके भी फॉर्मेट कर दिया। आपको यहाँ पे दोनों आउटपुट दिख रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे रन टाइम क्लास। रन टाइम क्लास java.lang पैकेज के अंदर मिलती है। जावा रन टाइम को सपोर्ट करने के लिए ये एक कोर क्लास है। रन टाइम क्लास को यूज़ करके हमारा प्रोग्राम उसके एनवायरनमेंट से इंटरफेस कर सकता है। इंटरफेस करने का मतलब है इंटरेक्ट करना, कम्युनिकेट करना। हमारा प्रोग्राम कंप्यूटर पे रन होता है। कंप्यूटर के अंदर आपके पास हार्डवेयर होता है, प्रोसेसर है, रैम है, हार्ड डिस्क होती है, आपके पास फाइल सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये उसका एनवायरनमेंट है। रन टाइम क्लास को यूज़ करके हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे पास रैम कितनी है, प्रोसेसर कितने हैं, कितनी रैम खाली है, कितनी रैम का यूज़ हो रखा है। रन टाइम क्लास को यूज़ करके हम ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड दे सकते हैं, कुछ एक्सटर्नल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। रन टाइम क्लास का ऑब्जेक्ट हम खुद नहीं बना सकते। जावा जब स्टार्ट होता है तो वो हमारे लिए एक रन टाइम क्लास का ऑब्जेक्ट बना के देता है। पूरे JVM के अंदर रन टाइम क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट होता है। इस ऑब्जेक्ट को हम रन टाइम क्लास के ऊपर एक मेथड होता है गेट रन टाइम, इसको कॉल करके लेके आ सकते हैं। गेट रन टाइम आपका एक स्टैटिक मेथड है। जावा जब स्टार्ट होता है तो वो हमारे लिए रन टाइम का ऑब्जेक्ट बना के देता है। इस लाइन पे आपको एक एक्स्ट्रा फोकस करना है। जावा या फिर JVM ये तो आपके नेटिव कोड में लिखा है, C++ में लिखा है और इधर हमारा जावा का कोड है। तो नेटिव कोड से जावा के कोड का कनेक्शन कैसे बनता है यही तो हमें समझना है आज। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। यहाँ पे रोल आता है आपके सिस्टम क्लास का और नेटिव कीवर्ड का भी कुछ लेना देना है। आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना है, आपको ये सारी पजल समझ में आ जाएगी। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और समझते हैं। जावा रन टाइम के रिलेटेड हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आने चाहिए। नंबर 1 तो ये कि हमारा प्रोग्राम स्टार्ट कैसे होता है। नंबर 2 ये कि कब कब हमारा प्रोग्राम शट डाउन हो सकता है। ऐसे कौन कौन से इवेंट्स हैं जिनके बेस पे हमारा प्रोग्राम शट डाउन हो सकता है। नंबर 3 ये कि जब हमारा प्रोग्राम शट डाउन होता है तो हमारे प्रोग्राम के साथ क्या होता है। और चौथा क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि शट डाउन होने के बाद हमारे प्रोग्राम के साथ क्या होता है, शट डाउन होने के बाद की स्टेट क्या होती है। तो 1 बाय 1 करके मैं आपको इन सब क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ। जावा प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पे जावा कमांड का यूज़ करते हैं। जावा कमांड के बाद हम यहाँ पे एक जावा प्रोग्राम को देते हैं, या तो हम अपनी मेन क्लास को देते हैं या फिर हम अपनी जार फाइल को देते हैं। जैसे ही हम जावा कमांड को रन करते हैं हमारा JVM स्टार्ट हो जाता है। JVM हमारे क्लासेस को लोड करता है और हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। मेन मेथड को वो कॉल करता है। मेन मेथड उसका एंट्री पॉइंट है। एक नया थ्रेड बनाएगा वो मेन थ्रेड के अंदर मेन मेथड को कॉल करेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक बार जब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है उसके बाद वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। इसमें कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। अगर हमारे पास बिजली है, कंप्यूटर चल रहा है तो हमारा प्रोग्राम भी चलता रहेगा, चाहे 1 महीना लगे, चाहे 1 साल लगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मशीन है, मशीन पे हमारा प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन 3 इवेंट्स ऐसे होते हैं, अगर वो इवेंट हो जाते हैं तो हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है। ऐसे कौन कौन से इवेंट्स हैं हम उनको समझते हैं। नंबर 1, अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर नंबर ऑफ नॉन डेमन थ्रेड्स 0 हो जाते हैं तो वहाँ पे JVM स्टॉप हो जाएगा। अगर हम लोग रन टाइम क्लास के ऊपर एग्जिट मेथड को कॉल कर देते हैं, या फिर हम सिस्टम क्लास के ऊपर एग्जिट मेथड को कॉल कर देते हैं, या फिर हम सिस्टम क्लास के ऊपर हॉल्ट मेथड को कॉल कर देते हैं,
तो हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। तीसरा, किसी एक्सटर्नल इवेंट के बेस पे भी हमारा प्रोग्राम शट डाउन हो सकता है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने हमें इंटरप्ट कर दिया। हमारा प्रोग्राम चल रहा है ठीक है, एक मोमेंट पे आके ऑपरेटिंग सिस्टम बोलता है भैया अब नहीं चलने दे सकता मैं। इमेजिन करो कंप्यूटर के अंदर रैम ख़त्म हो रही है, तो उस केस में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप को बचाएगा, ऐसे प्रोग्राम्स जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है वो उनको रन होने देगा। फिर वो धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएगा और यूज़र प्रोग्राम तक आते आते तो बोलेगा भैया माफ़ करो, हमसे ना हो पाएगा, हम नहीं चलने दे सकते आपको। तो ये एक्सटर्नल इवेंट के बेस पे भी हमारा प्रोग्राम शट डाउन हो सकता है। कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी एक्सटर्नल है, जैसे कि मान लो बिजली चली गई, तो उस केस में तो ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ नहीं कर सकता, तो हम क्या कर सकते हैं? हम भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमारे यहाँ पे ना बिजली की गारंटी होती है। क्लाउड सर्वर्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट कनेक्शन, ये दोनों क्लोज टू 100% की गारंटी होती है। जैसे ही ये तीनों इवेंट में से कोई भी एक इवेंट होता है, हमारा प्रोग्राम शटडाउन सीक्वेंस में चला जाता है। शटडाउन सीक्वेंस के अंदर जावा कुछ करता है। वो क्या क्या काम करता है हम उसको समझते हैं। नंबर 1, आपके फाइनली ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया जाएगा। नंबर 2, आपने जो भी शटडाउन हुक ऐड कर रखे हैं वो शटडाउन हुक को कॉल करेगा। नंबर 3, ट्राई विथ रिसोर्स को यूज़ करके हमने जितने भी रिसोर्सेज को ओपन कराए सारे रिसोर्सेज को क्लोज किया जाएगा। जो आपका एग्जिट मेथड होता है, एग्जिट मेथड आपके शटडाउन सीक्वेंस को ट्रिगर करता है, वहाँ पे हमारे शटडाउन सीक्वेंस रन होते हैं। लेकिन जो हॉल्ट मेथड है, हॉल्ट मेथड के केस में आपका शटडाउन सीक्वेंस रन नहीं होगा। जैसे ही हमारा शटडाउन सीक्वेंस खत्म हो जाता है, उसके बाद हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट स्टेट में चला जाता है। टर्मिनेट स्टेट में जाने का मतलब है जेवीएम उस मोमेंट पे स्टॉप हो गया। जितने भी एक्टिव थ्रेड्स थे सारे के सारे थ्रेड्स वहाँ पे किल हो गए, डाई हो गए। उसके बाद हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई भी कोड नहीं चलता है। यहाँ पे एक चीज़ ऐसी है जिसको हमें डिटेल में समझना है। शटडाउन हुक क्या होता है? शटडाउन हुक बेसिकली एक ऐसा थ्रेड होता है जो तब एग्जीक्यूट होता है जब हमारा जेवीएम स्टॉप हो रहा हो। हम अपने एप्लीकेशन के अंदर एक थ्रेड बना सकते हैं इस तरीके से। इस थ्रेड को मैं रन टाइम क्लास को यूज़ करके एज ए शटडाउन हुक ऐड कर सकता हूँ। रन टाइम क्लास के अंदर एक मेथड होता है ऐड शटडाउन हुक। तो इस तरीके से मैं मेथड को कॉल करूँगा। इसमें मैंने थ्रेड के ऑब्जेक्ट को पास कर दिया। जैसे ही हमारा प्रोग्राम शटडाउन होने लगेगा, शटडाउन सीक्वेंस ट्रिगर होगा और शटडाउन सीक्वेंस के अंदर हमारे ये वाले कोड को एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब हम कोड में चलते हैं और रन टाइम क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स को देखते हैं। मैंने यहाँ पे अपनी आईडी ओपन कर लिया है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नई क्लास बना लेता हूँ। क्लास का नाम हम यहाँ पे दे देते हैं रन टाइम डेमो। ठीक है, क्लास के अंदर हम लोग मेन मेथड बना लेते हैं। बना लिया। सबसे पहले मैं यहाँ पे रन टाइम क्लास का ऑब्जेक्ट निकाल के लाता हूँ। ऑब्जेक्ट निकालने के लिए आप रन टाइम क्लास के ऊपर गेट रन टाइम स्टैटिक मेथड को कॉल करो। हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल गया। अब इसके अंदर एक मेथड होता है जिसको यूज़ करके हम टोटल हीप मेमोरी का पता लगा सकते हैं। टोटल मेमोरी नाम का मेथड है। आप इसको कॉल करोगे तो आपको टोटल हीप मेमोरी पता चल जाएगी। ये जो आपको यहाँ पे रिटर्न हुआ है ये नंबर ऑफ बाइट्स है। इसको अगर मुझे गीगाबाइट्स में कन्वर्ट करना है तो मेरे को यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने कर दिया। इसको हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे एक मेथड होता है जिसको यूज़ करके हम फ्री मेमोरी कितनी है वो पता लगा सकते हैं। मेथड का नाम है फ्री मेमोरी। ये भी हमें नंबर ऑफ बाइट्स देता है, तो इसको भी गीगाबाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं दोनों को माइनस कर देता हूँ तो मेरे को यहाँ पे यूजेस पता चल जाएगा कि मेरे प्रोग्राम ने कितनी हीप मेमोरी को यूज़ करा है। उसको भी हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे एक मेथड होता है जीसी। जीसी मेथड को कॉल करके हम लोग मैनुअल जीसी को ट्रिगर कर सकते हैं। मेरे को आज तक करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, आपको भी कभी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जावा टाइम टू टाइम ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्ट करता रहता है। ये जावा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उन्होंने हमें यहाँ पे एक मेथड भी दे रखा है। अगर आपकी मर्जी है तो आप मैनुअल जीसी भी ट्रिगर कर सकते हो। एक बार पता है क्या हुआ? एक बार मेरे प्रोग्राम के एल लग गए। मैंने एक प्रोग्राम लिखा और प्रोग्राम के अंदर समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बहुत ही जल्दी हीप मेमोरी फुल हो रही थी। उसको 16 GB की रैम देते थे तो वो ख़त्म हो जाता था। 32 GB तक दे दिया तो भी आपकी रैम मेमोरी फुल हो जाती थी। मेमोरी लीक था वहाँ पे, वो तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन उस टाइम पे जीसी के बारे में बहुत कुछ पता चला। गार्बेज कलेक्ट करने के लिए कौन कौन से एल्गोरिथम्स यूज़ होते हैं, गार्बेज कलेक्शन के क्या क्या कन्फिग्रेशन होता है, ये सारी चीज़ें हमें उस टाइम पे पता चली। पूरी की पूरी टीम 2 हफ्ते तक इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगी हुई थी। एट द एंड हमें जाके पता चला कि ओ भाई यहाँ पे जाके मेमोरी लीक हो रहा है। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे एक वर्जन मेथड होता है। वर्जन मेथड को कॉल करके हमें यहाँ पे एक वर्जन का ऑब्जेक्ट मिलता है। वर्जन मतलब कि हमारे जेवीएम का वर्जन कौन सा है। वर्जन ऑब्जेक्ट पे मैं मेथड को कॉल करके यहाँ पे वर्जन की डिटेल्स प्रिंट कर सकता हूँ। फीचर रिलीज कौन सा है, पैच रिलीज कौन सा है, अपडेट कौन सा है, ये सब मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया।
यहाँ पे हमारे पास एक मेथड और होता है जिसको यूज़ करके हम नंबर ऑफ प्रोसेसर्स कितने हैं उसको निकाल सकते हैं। मैंने उसको निकाल के यहाँ पे प्रिंट कर रखा है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, शटडाउन हुक को ऐड करना समझते हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं यहाँ पे एक थ्रेड बनाता हूँ, थ्रेड T1 इज इक्वल टू न्यू थ्रेड, और इसके अंदर मैं एक रनेबल का ऑब्जेक्ट पास कर देता हूँ। आप यहाँ पे न्यू रनेबल लिख के एंटर मारोगे तो ये ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे एक रन मेथड है। रन मेथड के अंदर मैं बहुत ही सिंपल सा कोड लिखता हूँ, system.out.println shutdown hook called in this thread, और मैंने यहाँ पे थ्रेड का नाम भी प्रिंट कर दिया है। आपका जो शटडाउन हुक होता है, शटडाउन हुक मेन थ्रेड के अंदर से कॉल नहीं होता है। शटडाउन हुक एक अलग थ्रेड में रन होता है। हमने यहाँ पे पूरा का पूरा नया थ्रेड बना के उसको दे रखा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस शटडाउन हुक को अपने रन टाइम पे ऐड कर देते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे रन टाइम डॉट ऐड शटडाउन हुक मेथड को कॉल करो, थ्रेड के ऑब्जेक्ट को पास कर दो। जब तक हम इस मेथड को कॉल नहीं करेंगे शटडाउन हुक हमारा ऐड नहीं हुआ है। जैसे ही मैंने यहाँ पे मेथड को कॉल करा, JVM के पास एक शटडाउन हुक है हमारे प्रोग्राम को लेके। तो जब भी हमारा प्रोग्राम शटडाउन होगा तो हमारा ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक और थ्रेड बना लेते हैं, थ्रेड T2 इज इक्वल टू न्यू थ्रेड। इसके अंदर भी मुझे रनेबल के ऑब्जेक्ट को देना है, तो मैंने न्यू रनेबल करके एंटर मारा, ऑटो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास रन मेथड है। रन मेथड के अंदर मैं लिखता हूँ system.out.println दिस शुडंट बी प्रिंटेड। आप देखते जाओ। फिर हम लोग इस वाले शटडाउन हुक को भी ऐड कर देते हैं। T2 वाले थ्रेड को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। फिर हमारे पास यहाँ पे एक मेथड होता है रिमूव शटडाउन हुक को कॉल करके मैं यहाँ पे किसी ऑलरेडी एडेड हुक को रिमूव कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे T2 को पहले ऐड कर दिया, अब मैं T2 को रिमूव कर देता हूँ, तो यहाँ पे T2 वाला कोड मेरा चलेगा नहीं। फिर इसके बाद हमारे पास एक मेथड होता है एग्जिट। रन टाइम के ऑब्जेक्ट पे मैं एग्जिट मेथड कॉल करके अपने JVM को तुरंत शटडाउन सीक्वेंस में डाल सकता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे एग्जिट मेथड को कॉल करूँगा, मेरा JVM उस मोमेंट पे स्टॉप हो जाएगा, उसके आगे का कोई भी कोड नहीं चलेगा और हमारा शटडाउन सीक्वेंस ट्रिगर हो जाएगा। जब शटडाउन सीक्वेंस ट्रिगर होगा तो हमारे पहले का कोड तो चलेगा ही, और जो हमने यहाँ पे शटडाउन हुक ऐड कर रखा है वो भी चलेगा। जब हम एग्जिट मेथड को कॉल करते हैं तो हमें यहाँ पे एक इंटीजर स्टेटस पास करना पड़ता है। ये स्टेटस ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बताता है कि हमारा प्रोग्राम किस तरीके से एग्जिट हुआ है। मैंने यहाँ पे वैल्यू 0 पास कर रखी है। 0 वैल्यू का मतलब है कि प्रोग्राम सही से एग्जिट हुआ है, प्रोग्राम के अंदर कोई एरर नहीं आई है। अगर मैं 0 के अलावा कोई दूसरा स्टेटस पास करूँगा तो उसका मतलब यह है कि प्रोग्राम के अंदर कोई एरर आई है। स्टेटस के बेस पे ऑपरेटिंग सिस्टम भी कुछ एक्शन ले सकता है। अगर प्रोग्राम गलत तरीके से एग्जिट हुआ है, प्रोग्राम के अंदर कोई एरर आई है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम को दोबारा स्टार्ट करने का भी कोशिश कर सकता है। जो भी सर्वर्स होते हैं, सर्वर्स के अंदर इस तरीके के टूल्स इंस्टॉल होते हैं। वो टूल्स क्या करते हैं, प्रोग्राम के स्टेटस को देख के पता लगाते हैं कि प्रोग्राम सही से एग्जिट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर गलत तरीके से एग्जिट होता है तो उसको बार बार रिस्टार्ट करने की कोशिश करता है। तभी तो हम लोग जो भी क्लाउड सर्विसेज यूज़ करते हैं वो सारे के सारे सर्वर्स 24/7 चलते रहते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे system.out.println करके लिख देता हूँ दिस शुडंट बी प्रिंटेड। ठीक है, अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को रन करा, हमको यहाँ पे टोटल मेमोरी दिख रही है, हमको यहाँ पे फ्री मेमोरी दिख रही है, हमको यहाँ पे यूजेस दिख रहा है। उसके बाद हमको यहाँ पे वर्जन की डिटेल्स प्रिंट हो रखी है। आउटपुट में हमें यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसर्स भी दिख रहे हैं कि मेरे सिस्टम पे कितने प्रोसेसर्स हैं। और T1 वाला जो शटडाउन हुक है वो मेरा यहाँ पे कॉल हुआ है। T2 वाला शटडाउन हुक कॉल नहीं हुआ है क्योंकि उसको तो मैंने रिमूव कर दिया था। इसके साथ साथ हमारी यहाँ पे जो लास्ट वाली लाइन है वो भी प्रिंट नहीं हुई है। जैसे ही मैंने यहाँ पे एग्जिट मेथड को कॉल करा, मेरा JVM उस मोमेंट पे स्टॉप हो गया, उसके आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, लेकिन उसने शटडाउन हुक को कॉल कर रखा है। यहाँ पे सबसे लास्ट में हमें स्टेटस भी दिख रहा है, यहाँ पे स्टेटस 0 दिख रहा है। हमने प्रोग्राम को जब एग्जिट किया था तो हमने वहाँ पे 0 पास करा था, तो वो सेम वैल्यू हमें यहाँ पे दिख रही है। तो रन टाइम क्लास की कहानी इतनी सी थी। इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है शटडाउन हुक ऐड करना। हमें अपनी एप्लीकेशन के अंदर प्रॉपरली शटडाउन करने के लिए शटडाउन हुक ऐड करने पड़ते हैं। इमेजिन करो आपने कोई एग्जीक्यूटर सर्विस बनाई, तो एग्जीक्यूटर सर्विस को आप तभी शटडाउन करना चाहोगे जब आपका प्रोग्राम शटडाउन हो चुका है। तो आप यहाँ पे एक शटडाउन हुक को ऐड करोगे, और शटडाउन हुक को ऐड करने के बाद आप उसके अंदर एग्जीक्यूटर सर्विस को प्रॉपरली शटडाउन करोगे। एग्जीक्यूटर सर्विस को कैसे शटडाउन करना है वो हमने पुराने वीडियो में देख लिया है। शटडाउन हुक कैसे ऐड करना है वो हमने आज के वीडियो में देख लिया है। आप इन दोनों कंसेप्ट को कंबाइन करके प्रोडक्शन एप्लीकेशन में कोड लिख सकते हो। एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, आप ये ऐड शटडाउन हुक वाले मेथड को अपने कोड के अंदर से कहीं पे भी कॉल कर सकते हो, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। आप कहीं पे भी रन टाइम के ऑब्जेक्ट को लाके उसके अंदर शटडाउन हुक को ऐड कर सकते हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और समझते हैं। हम अपने जावा प्रोग्राम से ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ कमांड दे सकते हैं।
वो उस कमांड को एग्जीक्यूट करेगा। जो भी कमांड्स होती हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस पे होती हैं। अगर विंडोज़ के अंदर मुझे कमांड को एग्जीक्यूट करना है तो अलग कमांड होगी। अगर मुझे लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किसी कमांड को एग्जीक्यूट करना है तो वो अलग कमांड होगी। इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे मुझे एक प्रोग्राम को रन करना है, तो प्रोग्राम को रन करने के लिए विंडोज़ के अंदर आप डायरेक्टली EXE फाइल को इस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हो। EXE फाइल ऑटो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं। लेकिन अगर आपको मैक के अंदर किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो वहाँ पे तो आपके पास डॉट ऐप होती है, तो डॉट ऐप फाइल ऑटो एग्जीक्यूटेबल नहीं होती है। उनको एग्जीक्यूट करने के लिए हमको यहाँ पे ओपन कमांड का यूज़ करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे ओपन लिखता हूँ, उसके आगे -a लगा के मैं यहाँ पे प्रोग्राम का पाथ देता हूँ, तो ये प्रोग्राम मेरा अब एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको एक बार ज़रा रन करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे अपना टर्मिनल ओपन कर लिया है। टर्मिनल ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपल ओपन लिखता हूँ -a, और मैं यहाँ पे सफारी ब्राउज़र को ओपन करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर मारूंगा मेरा सफारी ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम और करते हैं। सफारी को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। जब मैं यहाँ पे ओपन कमांड लिखता हूँ तो उसके आगे मैं किसी एक आर्ग्यूमेंट को दे सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक URL को दे दिया, मैं यहाँ पे गूगल के पेज को ओपन करना चाह रहा हूँ। ये जो मैंने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दिया है ये आर्ग्यूमेंट प्रोग्राम के लिए है, तो सफारी प्रोग्राम इस आर्ग्यूमेंट को लेगा और ये वाला पेज हमारे लिए ओपन करके देगा। अब अगर मैं वापस से इस कमांड को रन करता हूँ तो मेरा यहाँ पे सफारी ब्राउज़र ओपन हो गया फिर से, और इसके अंदर गूगल का पेज ओपन हो गया। अब ये जो कमांड है ना, ये कमांड को हम डायरेक्टली अपने जावा प्रोग्राम से रन कर सकते हैं। कहने का मतलब है हम अपने जावा प्रोग्राम से हमारे एनवायरनमेंट को कुछ कमांड दे सकते हैं और उस कमांड को रन करेगा। इसके लिए भी हमें रन टाइम क्लास को यूज़ करना पड़ता है, तो हम इसका भी एक बार कोड लिख लेते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे एक नई क्लास बना लेता हूँ। क्लास का नाम हम यहाँ पे दे देते हैं एग्जीक्यूट प्रोग्राम डेमो। ठीक है, इसके अंदर मैं मेन मेथड बना लेता हूँ, बना लिया। अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे रन टाइम का ऑब्जेक्ट लेके आना है, तो वो मैं लेके आ गया यहाँ पे। अब रन टाइम के ऑब्जेक्ट के ऊपर एक मेथड होता है EXEC। इस मेथड के अंदर मुझे यहाँ पे कमांड देनी है, तो वो सेम कमांड को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ओपन कमांड है, मैं चाहता हूँ कि जावा प्रोग्राम से मैं सफारी ब्राउज़र को ओपन कर सकूँ, और जैसे ही सफारी ब्राउज़र ओपन हो मेरा यहाँ पे google.com का पेज ओपन हो जाए। EXEC मेथड आपके एक प्रोसेस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है। प्रोसेस ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड्स होते हैं, उन मेथड्स को यूज़ करके हम लोग एक्सटर्नल प्रोग्राम की स्ट्रीम से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारा जावा प्रोग्राम है, तो जावा प्रोग्राम के अंदर स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम होती है, स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम होती है। हम जब यहाँ पे system.out लिखते हैं तो ये हमारी एक आउटपुट स्ट्रीम है हमारे प्रोग्राम से। तो उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे सफारी ब्राउज़र को ओपन कर रहा हूँ तो सफारी ब्राउज़र के पास भी कोई स्टैंडर्ड इनपुट स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम होगी। तो प्रोसेस ऑब्जेक्ट के ऊपर मेथड होते हैं, उन मेथड को यूज़ करके हम उस प्रोग्राम की स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने मेथड को कॉल कर रखा है और हमको यहाँ पे स्टैंडर्ड इनपुट स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम मिल जाएगी। इन स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट को यूज़ करके मैं प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शंस दे सकता हूँ। अगर मुझे सफारी प्रोग्राम को कोई इंस्ट्रक्शन देना है तो मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम पे कुछ डाटा सेंड करके उस प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ। अगर मुझे उस प्रोग्राम का आउटपुट देखना है तो मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम को यूज़ करके उस प्रोग्राम का आउटपुट देख सकता हूँ। जैसे इमेजिन करो जब हम लोग जावा कोर्स के स्टार्टिंग वाले वीडियोज़ में थे तो वहाँ पे हम लोगों ने यूज़र से इनपुट मांगा था और नंबर को ऐड करके हमने आउटपुट प्रिंट करा था। तो वहाँ पे जो नंबर को इनपुट कर रहा था वो एक यूज़र था। यूज़र ने टर्मिनल के अंदर नंबर को इनपुट करा, हमारे प्रोग्राम ने उस इनपुट को लिया, नंबर को ऐड करके स्टैंडर्ड आउटपुट पे रेस्पॉन्स दे दिया। तो मेरे कहने का मतलब है आप प्रोसेस ऑब्जेक्ट के ऊपर स्टैंडर्ड इनपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम को यूज़ करके ये जो मैनुअल काम है इसको हटा सकते हो। आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपने कोड से किसी और प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो और उसके रेस्पॉन्स को पास कर सकते हो। अभी ये थोड़ा सा एडवांस चीज़ है, हम इस पर फोकस नहीं करेंगे, हमें करने की ज़रूरत भी नहीं है, बट यहाँ पे कंसेप्ट समझना है आपको। कंसेप्ट ये है कि EXEC मेथड एक्सटर्नल कमांड को एग्जीक्यूट करता है, वहाँ पे हमें प्रोसेस ऑब्जेक्ट मिलता है। प्रोसेस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम स्टैंडर्ड इनपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम को एक्सेस कर सकते हैं। उन स्ट्रीम्स को एक्सेस करके हम लोग किसी प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं और उसके इंस्ट्रक्शंस को हम लोग यहाँ पे पास कर सकते हैं, रेस्पॉन्स को देख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को रन करा तो मेरा जावा प्रोग्राम तो ख़त्म हो गया तुरंत, लेकिन मेरे को यहाँ पे सफारी ब्राउज़र ओपन हो गया। सफारी ब्राउज़र के अंदर एक google.com का पेज ओपन हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है हमारे पास सिस्टम क्लास। सिस्टम क्लास भी आपको java.lang पैकेज के अंदर मिलती है। जावा सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए एक कोर क्लास है।
रन टाइम क्लास को यूज़ करके हम लोग जावा रन टाइम के स्पेसिफिक चीज़ों का पता लगाते हैं। सिस्टम क्लास को यूज़ करके हम जावा सिस्टम के करस्पॉन्डिंग चीज़ों का पता लगाते हैं, यूज़ करते हैं। सिस्टम क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, इस क्लास का ऑब्जेक्ट हम भी नहीं बना सकते और जावा भी इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाता है। सिस्टम क्लास के अंदर जो भी मेथड्स हैं, जो भी फील्ड्स हैं, सारे के सारे मोस्टली स्टैटिक हैं। अब हम लोग ये समझते हैं कि सिस्टम क्लास कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। सिस्टम क्लास को यूज़ करके हमें यहाँ पे 3 IO स्ट्रीम्स का एक्सेस मिलता है। system.in को यूज़ करके हमें स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम का एक्सेस मिलता है। system.out को यूज़ करके हमें स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम का एक्सेस मिलता है। system.error को यूज़ करके हमें स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम का एक्सेस मिलता है। ये तीनों स्ट्रीम्स सभी प्रोग्राम के लिए डिफाइन होती है। जब भी कोई प्रोग्राम स्टार्ट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये 3 स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स को क्रिएट कर देता है और प्रोग्राम को उन स्ट्रीम के साथ कनेक्ट कर देता है। सिस्टम क्लास को यूज़ करके हम लोग एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके अलावा जावा भी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करता है। वो सारी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग सिस्टम क्लास यूज़ करके एक्सेस कर सकते हैं। सिस्टम क्लास को यूज़ करके हम लोग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। हमारा प्रोग्राम एक इन्वायरमेंट में रन होता है, तो उस इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या वेरिएबल्स सेट है, उन वेरिएबल्स को हम लोग सिस्टम क्लास यूज़ करके एक्सेस कर सकते हैं। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स आपके की वैल्यू पेयर्स होते हैं। सिस्टम क्लास को यूज़ करके हम लोग एक्सटर्नल फाइल्स और लाइब्रेरीज को भी लोड कर सकते हैं। इसके अलावा सिस्टम क्लास के अंदर एक इम्पॉर्टेंट मेथड होता है एरेस को कॉपी करने के लिए। हम चाहें तो लूप लगा के भी एरे को कॉपी कर सकते हैं, बट ये वाला जो मेथड होता है ये लूप से फास्ट होता है। एरे को कॉपी करने के लिए जो सिस्टम क्लास के अंदर मेथड है वो आपका एक नेटिव मेथड है। नेटिव मेथड का कोड आपके C या C++ में लिखा होता है। अब नेटिव मेथड का क्या कंसेप्ट है अभी हम समझने वाला है। पहले हम ये समझ लेते हैं कि सिस्टम क्लास को बनाया क्यों गया है। जावा या फिर JVM ये आपके C और C++ में लिखा हुआ है, वहाँ पे आपके पास नेटिव कोड है। JVM आपके जावा लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन को इम्प्लीमेंट करता है। जावा लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन PDF डॉक्यूमेंट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन उस PDF को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने खुद नहीं पढ़ा, 200-300 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। हमने यहाँ पे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो भी कंसेप्ट सीखे हैं वो सभी कंसेप्ट्स को वहाँ पे फॉर्मल लैंग्वेज में डिफाइन करके लिखा हुआ है। हम यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल्स बनाते हैं इस तरीके से। हम यहाँ पे 2 वेरिएबल को ऐड कर सकते हैं। तो इंटीजर की साइज होती है 4 बाइट्स। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे मैथमेटिकली करेक्ट आंसर मिलता है। तो ये सभी चीज़ों को चलाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे चलाने के लिए JVM के अंदर C और C++ में कोड लिखा है। और इधर हमारे पास होता है हमारा जावा प्रोग्राम। जावा प्रोग्राम के अंदर तो हम लोग क्लासेस बनाते हैं, जावा में कोड लिखते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन बनता है वो सिस्टम क्लास के थ्रू बनता है। सिस्टम क्लास के अंदर जावा के इम्पॉर्टेंट इनिशियलाइजेशन फेजेस हैं। जैसे मैंने आपको कहा था जावा रन टाइम का ऑब्जेक्ट बना के देता है, तो JVM सिस्टम क्लास के थ्रू वो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है। सिस्टम क्लास के अंदर कुछ मेथड्स हैं। JVM नेटिव कोड से सिस्टम क्लास के मेथड्स को कॉल करके जावा सिस्टम को इनिशियलाइज करता है। जब भी JVM स्टार्ट होता है वो स्टैंडर्ड इनपुट स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम्स को हमारे सिस्टम क्लास पे डाल देता है। इसके अंदर एरे कॉपी करने के लिए भी मेथड है, नेटिव मेथड है। तो अब हम लोग ये समझते हैं कि नेटिव मेथड की कहानी क्या है। नेटिव मेथड मतलब कि एक ऐसा मेथड जिसके आगे नेटिव कीवर्ड लगा हुआ है। सिस्टम क्लास के अंदर एरे को कॉपी करने के लिए नेटिव मेथड का सिग्नेचर ये है। आपको यहाँ पे सिग्नेचर दिख रहा है। यहाँ पे मेथड का कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन आपके C और C++ वाले कोड में है। यहाँ पे सिर्फ मेथड डिफाइन है। तो देखा जाए तो हम अपने जावा कोड से इस मेथड को कॉल कर सकते हैं, और जैसे ही हम इस मेथड को कॉल करेंगे हमारा वहाँ पे C++ का कोड एग्जीक्यूट होगा। मतलब कमाल की बात है ये। हम चाहें तो अपना खुद का एक नेटिव मेथड बना सकते हैं और हम उसका इम्प्लीमेंटेशन C++ में कर सकते हैं। फिर हम उस लाइब्रेरी को लोड कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, और जब हम अपने जावा प्रोग्राम से नेटिव मेथड को कॉल करेंगे तो हमारा C++ का कोड एग्जीक्यूट होगा। बट हम ऐसा करेंगे नहीं। ये मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूँ। ये बहुत ही एडवांस चीज़ है, आज के लिए नहीं है, लेकिन हम इसका यूज़ केस जरूर समझ सकते हैं कि नेटिव मेथड्स का यूज़ केस कहाँ पे आता है। बहुत सारी पॉपुलर ओपन सोर्स लाइब्रेरीज आपके C++ में लिखी हुई हैं, जैसे कि FFmpeg। FFmpeg एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसको यूज़ करके आप वीडियोस को ट्रांसकोड कर सकते हो। वीडियोस को ट्रांसकोड करने का बहुत बड़ा यूज़ केस है। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आपको YouTube क्लोन बनाना है, तो ऐसी एप्लीकेशन को आप कैसे बनाओगे। YouTube के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट फंडा है वो ये है कि वीडियो को प्रोसेस करने का कोड उन्होंने लिखा है। यूजर्स मल्टीपल फॉर्मेट के अंदर वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं
यूट्यूब उन फॉर्मेट्स को एक कॉमन फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, फिर उस कॉमन फॉर्मेट के ऊपर आगे का काम करता है। तो अगर आपको भी ऐसा कोई कोड लिखना है तो आपको वीडियो को प्रोसेस करने के लिए खुद से कोड लिखना पड़ेगा नहीं। FFmpeg एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। आप अपने लैपटॉप पे FFmpeg को इंस्टॉल करो और आप अपने जावा प्रोग्राम से FFmpeg को कॉल कर सकते हो वीडियोस को ट्रांसकोड करने के लिए। इमेजिन करो आपने माइक्रो सर्विस बनाई, वहां पे यूजर ने वीडियो को अपलोड करा, आपने वहां पे FFmpeg को कॉल करा, FFmpeg ने उस वीडियो को ट्रांसकोड कर दिया और आपने वीडियो को कहीं पे क्लाउड पे सेव कर दिया। फिर जो भी यूजर आपकी वेबसाइट पे वीडियो देखने आएगा, आप डायरेक्टली क्लाउड से उसको वीडियो दिखा सकते हो। FFmpeg को जावा से कनेक्ट करने के लिए एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। आप अपने प्रोग्राम में इस डिपेंडेंसी को यूज करो बस, और कुछ नहीं करना आपको FFmpeg इंस्टॉल करना है, डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है और आप डायरेक्टली जावा कोड से FFmpeg से इंटरेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं सिर्फ यूज केस बता रहा हूँ, अभी इन चीज़ों को हम लोग कोड नहीं लिख सकते, ये थोड़ा सा एडवांस कहानी है और अभी तक हम लोग वहाँ पे पहुँचे नहीं है। एक बार जब हम लोग फ्रेमवर्क को सीख लेंगे उसके बाद मैं आपको इसका कोड लिख के दिखाने वाला हूँ। अब हम लोग क्या करते हैं, कोड के अंदर चलते हैं और सिस्टम क्लास के इंपॉर्टेंट मेथड्स को देखते हैं। मैंने यहाँ पे अपना IDE ओपन कर लिया है। IDE ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे एक नई क्लास बनाता हूँ। क्लास का नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ सिस्टम डेमो। इस क्लास के अंदर हम लोग एक नया मेन मेथड बना लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे system.in को यूज़ करके यूज़र से इनपुट मांग सकता हूँ। मैंने यहाँ पे इनपुट ले रखा है यूज़र से। फिर system.out करके मैं यहाँ पे यूज़र को आउटपुट दिखा सकता हूँ। system.in मेरी स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम है, system.out मेरी स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम है। फिर हमारे पास यहाँ पे एक मेथड होता है get env मेथड हमको एक मैप रिटर्न करता है, मैप ऑफ स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग। get env को कॉल करके हम सिस्टम के इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स आपके की वैल्यू पैस होते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे मैप मिला है। मैप के ऊपर मैं यहाँ पे गेट को कॉल करके कुछ प्रॉपर्टीज को प्रिंट कर देता हूँ, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं, मैंने उनको प्रिंट कर रखा है। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक मेथड होता है गेट प्रॉपर्टीज मेथड को कॉल करके हमें यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट मिलता है। प्रॉपर्टीज आपकी एक क्लास है, ये क्लास हैश टेबल से एक्सटेंड हो रखी है। तो देखा जाए तो यहाँ पे भी आपके पास की वैल्यू पैस होता है, की आपकी स्ट्रिंग होती है, वैल्यू भी आपकी स्ट्रिंग होती है। फिर हमारे पास यहाँ पे एक मेथड होता है गेट प्रॉपर्टी को यूज करके मैं सिंगल प्रॉपर्टी को निकाल सकता हूँ। जो गेट प्रॉपर्टीज वाला मेथड है वो सारी प्रॉपर्टीज निकाल के देता है, गेट प्रॉपर्टी वाला मेथड एक सिंगल प्रॉपर्टी निकाल के देता है। तो मैंने यहाँ पे 2-4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को निकाल के सिस आउट कर रखा है। फिर हमारे पास यहाँ पे एक मेथड होता है एरे को कॉपी करने के लिए। तो मैं यहाँ पे एक सोर्स एरे बनाता हूँ, उसके अंदर कुछ वैल्यूज को डाल देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे एक डेस्टिनेशन एरे बनाता हूँ और फिर मैं यहाँ पे एरे कॉपी के मेथड को कॉल करता हूँ। मेथड को कॉल करने के टाइम पे मुझे यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट देना है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होगा मेरा सोर्स एरे, सेकंड आर्ग्यूमेंट होगा मेरा सोर्स की पोजीशन, थर्ड आर्ग्यूमेंट होगा मेरा डेस्टिनेशन एरे, फोर्थ आर्ग्यूमेंट होगा मेरा यहाँ पे डेस्टिनेशन एरे की पोजीशन और फिफ्थ आर्ग्यूमेंट होगा मेरा यहाँ पे लेंथ। तो कहने का मतलब है सोर्स एरे से डेस्टिनेशन एरे में मेरे को कॉपी करना है। सोर्स एरे की पोजीशन ये है, इस पोजीशन से डेस्टिनेशन एरे की पोजीशन ये है, इस पोजीशन में कॉपी करना है। 0 का एलिमेंट 0 पे जाएगा, 1 का एलिमेंट 1 पे जाएगा और ये तब तक जाता रहेगा जब तक आपकी लेंथ पूरी खत्म नहीं हो जाती। एरे को कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पे एरे को प्रिंट करके देख लेते हैं एक बार कि कॉपी हुआ भी है या नहीं हुआ है। फिर सबसे लास्ट में हमारे पास यहाँ पे एक मेथड होता है करंट टाइम मिलीज हमें करंट टाइम निकाल के देता है मेरे सिस्टम का। जिस मोमेंट पे मैंने ये इस मेथड को कॉल करा है ये वो वाला टाइम निकाल के देता है और मिली सेकेंड में निकाल के देता है। ये यूनिक्स इपॉक के कंसेप्ट पे चलता है। अभी हम लोग यूनिक्स इपॉक को समझेंगे, पहले हम इस मेथड को देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे एक लॉन्ग वेरिएबल मिलता है, नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स मिलती है। इसको मैं यहाँ पे system.out.println करके प्रिंट कर देता हूँ। हम यहाँ पे डायरेक्टली कभी भी करंट मिलीज वाले मेथड को यूज नहीं करते हैं, हम बेसिकली डेट लाइब्रेरीज को यूज करते हैं। यहाँ पे हमें जो टाइम निकल के आया है वो तो नंबर ऑफ मिली सेकेंड आया है। इस मिली सेकेंड को देख के आप कैसे बता सकते हो कि कौन सा साल चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें ना हमें डेट लाइब्रेरी करके देती है। जावा के अंदर एक लाइब्रेरी होती है java.time, वो लाइब्रेरी इसी मेथड के ऊपर बनी हुई है। इसके अलावा जो एक्सटर्नल लाइब्रेरीज हैं वो भी इसी मेथड के ऊपर बनी हुई है। सारी की सारी लाइब्रेरीज इस मेथड को कॉल करके करंट टाइम निकालती है, फिर उसके ऊपर वो कुछ प्रोसेसिंग करती है। जैसे कि 24 घंटे के अंदर इतनी सेकंड होते हैं, इतने मिली सेकंड होते हैं, तो वो इस नंबर को डिवाइड करते 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 उनको पता चलता है कि आज कौन सा दिन है, आज कौन सा महीना है। अगले वीडियो में हम लोग टाइम लाइब्रेरी के बारे में समझेंगे। तो ये हमारी सिस्टम क्लास यहाँ पे डन हो गई। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे प्रोग्राम को रन करूँगा
मेरे को सबसे पहले यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स दिख रहे हैं। उसके बाद जिन प्रॉपर्टीज़ को मैं निकाल के लाया हूँ मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ दिख रही हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे एरे को कॉपी कर रखा है, तो कॉपी होने के बाद करेक्ट एरे मिला हुआ है मेरे को। और उसके बाद मुझे यहाँ पे करंट टाइम निकल के आ गया है मिली सेकेंड्स में। सिस्टम क्लास तो हमारी यहाँ पे डन हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यूनिक्स इपॉक के कंसेप्ट को समझते हैं। कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर टाइम को मेंटेन करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। टाइम क्या होता है? हम ह्यूमंस के लिए टाइम डिफाइन है। मैं जिंदा हूँ, मैं एक लिविंग थिंग हूँ, तो सन की पोजीशन के हिसाब से टाइम डिफाइन होता है और उसी टाइम को यहाँ पे सारी दुनिया यूज़ करती है। घड़ियाँ बना रखी हैं और सारी की सारी घड़ियाँ किसी टाइम जोन के साथ सिंक होती हैं। हम लोग इंडिया में हैं तो हमारी घड़ी IST के हिसाब से सिंक होगी। कोई अगर अमेरिका में है तो वहाँ पे EST के हिसाब से सिंक होगी। तो कंप्यूटर के अंदर इस चीज़ को कैसे मेंटेन किया जाए? मतलब सन की पोजीशन तो यार एक फिजिकल फिनोमिना है, डिजिटली उस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो पुराने ज़माने में जब कंप्यूटर्स नए नए आए थे तो वहाँ पे उन्होंने एक कंसेप्ट निकाला, यूनिक्स इपॉक। यूनिक्स इपॉक क्या करता है? एक स्टार्ट डेट को फिक्स कर देता है। 1 जनवरी 1970 एक स्टार्ट डेट है। जैसे ही 1 जनवरी 1970 हुई, रात के 12 बज गए, 0 मिली सेकेंड हो गई, तो वो आपका स्टार्ट टाइम है। उस टाइम से लेके आज तक जितने भी सेकंड्स पास हुए हैं उसको बोलते हैं यूनिक्स इपॉक। और हम जब यहाँ पे सिस्टम डॉट करंट टाइम मिलीज को कॉल करते हैं तो हमें वो टाइम मिली सेकेंड में निकल के आता है। सेकंड तो हमें यूनिक्स इपॉक से पता चल जाती है, फिर उस सेकंड के अंदर कितने मिली सेकेंड हुए हैं वो हमें पता चल जाती है। तो अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस मोमेंट पे यूनिक्स इपॉक ये है और इस मोमेंट पे करंट टाइम मिलीज को कॉल करने के बाद आपका टाइम ये निकल के आता है। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे इस नंबर को क्यों यूज कर रखा है, तो इसके पीछे ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। 1 जनवरी 1970 को आप धरती को फ्रीज कर दो, अर्थ रोटेट हो रही है, उसके रोटेशन के हिसाब से ही सन की पोजीशन चेंज होती है। तो उस मोमेंट पे आप इमेजिन करो अर्थ फ्रीज हो गई है, रोटेट करना बंद कर गई है। तो उस मोमेंट पे जो बंदा जहां पे भी होगा वो वहां पे है। वहां से लेके आज तक हर बंदे के लिए नंबर ऑफ सेकंड्स कांस्टेंट है। जैसे अगर 1 जनवरी 1970 को एक बंदा अमेरिका में बैठा है और एक बंदा इंडिया में बैठा है और आज की डेट में वो दोनों बंदे वापस उसी जगह पे बैठे हैं, तो उन दोनों बंदों के लिए नंबर ऑफ सेकंड्स सेम होंगे, कांस्टेंट होंगे। यहाँ पे टाइम जोन का कोई लेना देना नहीं होता है। यहाँ पे मेरे पास 2 डायग्राम है। एक डायग्राम में मैंने इमेजिन करके आपको दिखा रखा है कि 1 जनवरी 1970 को अर्थ का रोटेशन फ्रीज हो गया, तो वो जहाँ पे है वहां पे रुक गई। आज इस मोमेंट पे अर्थ का रोटेशन ये है, तो फिजिकली लोगों की पोजीशन चेंज हो गई है। उस टाइम पे जो भी बंदा मान लो रात के टाइम पे था तो आज वो हो सकता है दिन में आ गया हो, लेकिन नंबर ऑफ सेकंड्स कांस्टेंट है। आपको इस बात पे ध्यान देना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों। लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती। लोग क्या करते हैं, अच्छा चलो ठीक है, ये टाइम तो इंडिया का है, हमारा US 12 घंटे पीछे चल रहा है, तो हम लोग इस टाइम के अंदर से 12 घंटे माइनस कर देते हैं तो हमें US का टाइम निकल के आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। नंबर ऑफ सेकंड्स प्लैनेट पे सभी लोगों के लिए कांस्टेंट होती है। जो भी स्टार्ट टाइम मैंने फ्रीज करा है उस टाइम से लेके आज तक की नंबर ऑफ सेकंड्स कांस्टेंट होगी। फिर इस नंबर को हम लोग 24 आवर के हिसाब से डिवाइड करते रहते हैं। एक दिन निकल गया, 2 दिन, 1 महीना, 1 साल, 10 साल, 20 साल। हम जब डेट लाइब्रेरी को यूज करते हैं तो डेट लाइब्रेरी हमको ये सारा काम करके देती है। वो ये सारा डिवाइड वगैरह करती है। हम उसको बोलते हैं कि यार मुझे IST के हिसाब से टाइम चाहिए, तो वो डिवाइड करके पता लगा देती है कि भाई IST के हिसाब से अभी दिन हो रखा है। हम उसको कहते हैं मुझे अमेरिका के हिसाब से टाइम चाहिए, तो वो डिवाइड करके पता लगाती है और बोलती है कि यार अमेरिका के हिसाब से तो अभी रात हुई है। लेकिन ये नंबर सबके लिए कांस्टेंट है। इसीलिए कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर टाइम को हमेशा यूनिक्स इपॉक के फॉर्म में रखा जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यूनिक्स इपॉक का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा दिमाग को चकराने वाला कंसेप्ट है ये बात सोचना कि धरती पे जिसकी पोजीशन जो भी है, नंबर ऑफ सेकंड सभी आदमी के लिए कांस्टेंट है। बहुत ही दिमाग घुमाने वाली चीज़ है। अगर आपको इसको लेके कोई भी डाउट है ना तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट ज़रूर करना। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम लोग ऑब्जेक्ट क्लोनिंग के कंसेप्ट को समझते हैं। क्लोनिंग मतलब कि एक ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट कॉपी बना देना, एग्जैक्ट सेम रेप्लिका बना देना उसका। इमेजिन करो मेरे पास यहाँ पे एक क्लास है स्टूडेंट। स्टूडेंट क्लास के अंदर मेरे पास एक फील्ड है ID, इंटीजर ID, और एक दूसरा फील्ड है स्ट्रिंग नेम। तो मैं यहाँ पे न्यू कीवर्ड को यूज करके स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, मेमोरी के अंदर एक चीज आ जाएगी, मेरे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उस ऑब्जेक्ट के अंदर ID की वैल्यू होगी 1,
नेम की वैल्यू होगी रितेश। अब मैं क्लोन करके इस ऑब्जेक्ट की सेम डुप्लीकेट कॉपी बना सकता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लोन करूँगा, मेरे पास मेमोरी के अंदर एक दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके अंदर आईडी की वैल्यू होगी 1, नेम की वैल्यू होगी रितेश। जब हम लोग न्यू कीवर्ड को यूज करके ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वहाँ पे हमारे कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाता है। जब हम लोग क्लोन करते हैं ऑब्जेक्ट को तो वहाँ पे हमारे कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं किया जाता है। जावा जब हमारे ऑब्जेक्ट को क्लोन करता है तो वो शैलो क्लोन करता है। शैलो क्लोन का मतलब ये होता है कि जो रेफरेंसेस होते हैं, रेफरेंसेस को क्लोन नहीं किया जाता, रेफरेंसेस को एज इज उठा के कॉपी किया जाता है। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करो मेरे पास यहाँ पे एक स्टूडेंट क्लास है। स्टूडेंट क्लास के अंदर 3 फील्ड्स हैं मेरे पास, आईडी, नेम और एक कोर्स। कोर्स जो आपका वेरिएबल है, इसका टाइप है कोर्स क्लास का, तो यहाँ पे हमारे पास एक कोर्स क्लास भी होगी। अब अगर मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? सबसे पहले मैं यहाँ पे कोर्स का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, फिर मैं यहाँ पे न्यू कीवर्ड को यूज करके स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उसके कंस्ट्रक्टर में मैं कोर्स के रेफरेंस को पास करूंगा। तो यहाँ पे इस मोमेंट तक आते आते आपके हीप के अंदर 2 ऑब्जेक्ट होंगे। एक आपके पास स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर आईडी है 1, नेम है रितेश, और एक आपके पास कोर्स का रेफरेंस है जो आपके कोर्स क्लास के ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है। यहाँ पे मेमोरी में कोर्स क्लास का एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो 2 ऑब्जेक्ट हो गए आपके पास। अब अगर मैं ये कहता हूँ कि मुझे स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट का क्लोन करना है तो जावा बोलेगा ठीक है। तो जैसे ही मैं क्लोन करूंगा एक नया स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके अंदर आईडी की वैल्यू होगी 1, नेम की वैल्यू होगी रितेश। ये दोनों फील्ड को वो कॉपी करेगा, लेकिन यहाँ पे जो कोर्स है, कोर्स एक रेफरेंस टाइप का है, तो ये रेफरेंस को कॉपी करेगा, तो जो क्लोन वाला ऑब्जेक्ट होगा वो भी सेम कोर्स वाले ऑब्जेक्ट को रिफर करेगा। यहाँ पे कोर्स क्लास का कोई डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट नहीं बना है, कोर्स क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट क्लास के 2 ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ऑब्जेक्ट सेम कोर्स क्लास के ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहे हैं। इसे कहते हैं शैलो क्लोनिंग। अब ऐसा करने में ना दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है? इमेजिन करो कि अगर मैं दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर जाके आईडी की वैल्यू कुछ चेंज कर देता हूँ, 2, 3, 4 कुछ भी कर देता हूँ, तो जो मेरे पास ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं नेम को चेंज कर देता हूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पे। लेकिन अगर मैं कोर्स ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करता हूं तो वो मॉडिफिकेशंस दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर विजिबल होंगे। कोर्स का तो एक ही ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस 2 स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट्स में है, तो अगर वो ऑब्जेक्ट किसी भी तरीके से मॉडिफाई होता है तो वो चेंजेस दोनों स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में विजिबल होंगे। आईडी और नेम के केस में ऐसा नहीं है, कोर्स के केस में ऐसा है, क्योंकि कोर्स रेफरेंस टाइप का है। रेफरेंस टाइप्स इसी तरीके से काम करते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो टाइप बाय वैल्यू वर्सेस टाइप बाय रेफरेंस के कंसेप्ट को रिवाइज कर लो। इसको मैंने एकदम डिटेल में समझा रखा है। वीडियो का लिंक आपको ऊपर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि शैलो क्लोनिंग होती है। अब क्लोन करना एक डेंजरस ऑपरेशन है। डेंजरस ऑपरेशन इसलिए है, इसके 2 रीजन है। नंबर 1, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है, रेफरेंसेस हमारे रह जाते हैं, रेफरेंसेस की कॉपी नहीं बनती है। तो अगर मैं रेफरेंस को चेंज कर दूंगा तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स में विजिबल होंगे वो। एक रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न ये है कि इमेजिन करो किसी एक ऑब्जेक्ट ने कोई आईओ स्ट्रीम को ओपन कर रखा है, तो जब मैं ऑब्जेक्ट को क्लोन करूंगा तो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट भी सेम आईओ स्ट्रीम पे काम करेगा। 2 ऑब्जेक्ट सेम आईओ स्ट्रीम पे रीड करेंगे, राइट करेंगे। अगर किसी ऑब्जेक्ट ने स्ट्रीम को क्लोज कर दिया तो दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को तो पता ही नहीं होगा कि स्ट्रीम क्लोज हो गई है, वो फिर भी उस पर राइट करने की कोशिश करेगा, रीड करने की कोशिश करेगा और उसको वहां पे एक्सेप्शन मिलेगी। अब हम लोग ये समझते हैं कि क्लोन कैसे करते हैं। ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर एक मेथड होता है क्लोन। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लोन मेथड को कॉल करके उस ऑब्जेक्ट का क्लोन ले सकते हो। आप सिर्फ उसी क्लास के ऑब्जेक्ट का क्लोन बना सकते हो जो क्लास क्लोनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है। क्लोनेबल इंटरफेस के अंदर कोई मेथड डिफाइन नहीं है, ये आपका एक मार्कर इंटरफेस है। मार्कर इंटरफेस का मतलब ये हुआ कि ये इंटरफेसेस क्लास को मार्क करने के काम आता है। इस इंटरफेस को देख के जावा को ये पता चलता है कि ये वाली क्लास क्लोन होने के लिए तैयार है। अगर आपने इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट नहीं किया है और अगर आप फिर भी क्लोन करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको एक्सेप्शन मिलेगी। क्लोन मेथड जो होता है ये आपका प्रोटेक्टेड मेथड है, तो आप जिस भी क्लास का क्लोन बनाना चाहोगे आपको उस क्लास के अंदर क्लोन को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। फिर आप सुपर कीवर्ड को यूज़ करके सुपर को कॉल करोगे। समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कोड में लिख के समझते हैं। कोड में आने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नई क्लास बना लेता हूँ। क्लास का नाम हम यहाँ पे दे देते हैं क्लोन डेमो। क्लास के अंदर हम लोग एक मेन मेथड बना लेते हैं, बना लिया। अब यहाँ पे मैं एक ऐसी क्लास बनाता हूँ जिसके ऑब्जेक्ट को मुझे क्लोन करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे नीचे जाके लिखता हूँ क्लास स्टूडेंट इम्प्लीमेंट्स क्लोनेबल। ठीक है,
अब इस क्लास के अंदर मैं दो प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करता हूँ, प्राइवेट इंट आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ जो दोनों प्रॉपर्टीज़ को एज ए आर्ग्यूमेंट लेता है और दिस कीवर्ड यूज़ करके मैंने उसको इंस्टेंस वेरिएबल में असाइन कर दिया। एक काम करते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं system.out.println करके कुछ टेस्ट प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंट हमने इसलिए किया है ताकि आपको पता चले कि क्लोन करने के टाइम पे आपका कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होता है। अब इस क्लास के अंदर हम लोग एक टू स्ट्रिंग मेथड बनाते हैं। टू स्ट्रिंग इसलिए बना रहा हूँ ताकि हम ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली प्रिंट कर सकें। तो टू स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है IDE के अंदर। आप यहाँ पे कमांड N क्लिक करो, अगर आप विंडोज़ के अंदर हो तो कंट्रोल N, आपको ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप टू स्ट्रिंग को चूज़ करो, टू स्ट्रिंग के अंदर आप यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टीज़ को चूज़ करो और एंटर मार दो। हमारा यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड बन के तैयार हो गया। अब हम लोग मेन मेथड के अंदर चलते हैं। मेन मेथड के अंदर सबसे पहले स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। बना लिया मैंने। अब इस ऑब्जेक्ट को मुझे क्लोन करना है, तो इसके ऊपर मैं क्लोन मेथड को कॉल करता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लोन मेथड को कॉल करूँगा, मेरे को यहाँ पे एरर दिख रही है। यहाँ पे एरर का मतलब ये है कि इस नाम का कोई मेथड अवेलेबल ही नहीं है। जैसे कि मैंने आपको कहा था, क्लोन मेथड आपका एक प्रोटेक्टेड मेथड है। तो कहने का मतलब है हमें स्टूडेंट क्लास के अंदर इस मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, स्टूडेंट क्लास के अंदर चलते हैं, हम लोग यहाँ पे ओवरराइड करते हैं। अगेन आप यहाँ पे कमांड N क्लिक करो, आपको डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे ओवरराइड मेथड को चूज़ करो, उसके बाद आप यहाँ पे क्लोन को चूज़ करो। तो हमने यहाँ पे क्लोन मेथड को ओवरराइड कर लिया और ये मेथड सुपर को कॉल कर रहा है। अब हमारी वहाँ पे मेन मेथड के अंदर एक्सेप्शन खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी हमें वहाँ पे दूसरी एरर दिख रही है। ये जो क्लोन मेथड होता है ये आपके ऑब्जेक्ट टाइप की वैल्यू को रिटर्न करता है। तो हमें यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को अपने स्टूडेंट वाले ऑब्जेक्ट में कास्ट करना पड़ेगा। कास्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे कास्ट करने का सिंटैक्स यूज़ करते हैं। अब मेरे पास दो ऑब्जेक्ट आ गए, एक तो मेरे पास नॉर्मल ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, एक मेरे पास उसका क्लोन वाला ऑब्जेक्ट है। अब हम इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को प्रिंट कर देते हैं। पहले ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, क्लोन वाले ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे प्रोग्राम को रन करूँगा, हमको ये वाला आउटपुट दिख रहा है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, आपका कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक ही बार कॉल हुआ है। क्लोन करने के टाइम पे आपका कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ है। उसके बाद हमें यहाँ पे स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट प्रिंट होते दिख रहा है। आईडी उसकी ये है, नेम ये है। दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर सेम वैल्यूज़ हैं। हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स क्लोनेबल को लगा रखा है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो मेरे प्रोग्राम में तो कोई एरर नहीं है, कंपाइल टाइम एरर नहीं है यहाँ पे। लेकिन मैं जैसे ही प्रोग्राम को रन करूँगा, हमें यहाँ पे एक एक्सेप्शन मिलेगी, रन टाइम एक्सेप्शन मिलेगी, क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन इसलिए मिल रही है क्योंकि जिस क्लास का हम क्लोन बनाना चाह रहे हैं उसको ये इंटरफेस इंप्लीमेंट करना ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारा क्लोन का कंसेप्ट भी यहाँ पे डन हो गया दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्लास। क्लास कन्फ्यूजन हो रहा है, अभी दूर कर देता हूँ। क्लास मतलब कि एक ऐसी एंटिटी जिसके अंदर हम अपना कोड लिखते हैं, उसके अंदर हम लोग वेरिएबल को बनाते हैं, मेथड्स को बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट नाम की एक क्लास है, लेकिन जावा के अंदर क्लास नाम की भी एक क्लास होती है, एक ऐसी क्लास जिसका नाम ही क्लास है। तो इस क्लास का काम क्या है? क्लास के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। हम क्लास के ऑब्जेक्ट को मैन्युअली नहीं बना सकते। जावा जब भी हमारी क्लास को लोड करता है वो बाय डिफ़ॉल्ट एक ऑब्जेक्ट हमें बना के देता है। किसी भी क्लास के क्लास ऑब्जेक्ट को हम गेट क्लास मेथड कॉल करके निकाल सकते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा है। या फिर हम लोग स्टैटिकली स्टूडेंट क्लास के ऊपर डॉट क्लास को कॉल करेंगे तो हमें वहाँ पे क्लास का क्लास ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। क्लास आपकी एक जेनरिक क्लास है। यहाँ पे जो टाइप पैरामीटर टी है ये उस क्लास का टाइप है जिसका ये क्लास ऑब्जेक्ट है। जैसे कि स्टूडेंट क्लास का क्लास ऑब्जेक्ट का टाइप ये होगा, क्लास ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि इस क्लास की ज़रूरत क्यों है, क्लास की ज़रूरत क्यों है। क्लास के अंदर ऐसे मेथड लिखे हुए हैं जो हमें किसी भी क्लास की रन टाइम इन्फॉर्मेशन निकालने में हेल्प करते हैं। अगर मुझे स्टूडेंट क्लास की रन टाइम इन्फॉर्मेशन निकालनी है कि इसके अंदर कितने वेरिएबल्स डिफाइंड है, कितने कंस्ट्रक्टर्स हैं, कितने इसके अंदर मेथड्स हैं, तो वो सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे क्लास ऑब्जेक्ट यूज़ करके निकाल सकता हूँ। ये सारे के सारे मेथड्स रिफ्लेक्शन से रिलेटेड हैं। जावा के अंदर एक कंसेप्ट होता है रिफ्लेक्शन। जैसे हम लोग अपने आप को कांच में देखते हैं तो हमें हमारा रिफ्लेक्शन दिखता है, तो वो सेम कंसेप्ट है यहाँ पे। रिफ्लेक्शन मतलब कि किसी भी क्लास का रिफ्लेक्शन अगर आपको रन टाइम पे देखना है तो आप उसके क्लास ऑब्जेक्ट पे मेथड कॉल करके देख सकते हो, कितने कंस्ट्रक्टर्स डिफाइंड हैं,
क्या मेथड्स डिफाइंड है, मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, मेथड के पैरामीटर्स क्या क्या हैं, ये सारे इन्फॉर्मेशन को हम लोग निकाल सकते हैं, रन टाइम पे निकाल सकते हैं। जावा बीन्स फंक्शनैलिटी के लिए ये मेथड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो एक्सटर्नल फ्रेमवर्क्स होते हैं वो सारे के सारे फ्रेमवर्क्स इन मेथड्स को बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं। जैसे कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स को बीन की तरह ट्रीट किया जाता है। तो अगर स्प्रिंग फ्रेमवर्क को ये पता लगाना है कि किसी बीन के अंदर कितने मेथड्स हैं, मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, तो वो रिफ्लेक्शन को यूज़ करके पता लगाता है। रिफ्लेक्शन बहुत ही एडवांस कंसेप्ट है। आज के वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन को नहीं समझेंगे, मैं आप लोगों को बस प्रीव्यू दिखाऊंगा। जैसे टिप ऑफ द आइसबर्ग होता है वैसे ही रिफ्लेक्शन इतना बड़ा है, हम लोग उसमें से थोड़ी सी चीज़ को देखेंगे बस। तो हम क्या करते हैं, कोड में चलते हैं और कोड में लिख के समझते हैं। कोड में आने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नई क्लास बना लेता हूँ। क्लास का नाम यहाँ पे दे देते हैं क्लास डेमो, ठीक है। इसके अंदर हम लोग एक मेन मेथड बना लेते हैं, बना लिया। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ऐसी क्लास बनाता हूँ जिसकी रन टाइम इन्फॉर्मेशन मुझे निकालनी है। तो मैं यहाँ पे सबसे नीचे जाके लिखता हूँ क्लास एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्लास के अंदर मैं यहाँ पे दो वेरिएबल बनाता हूँ, प्राइवेट इंट आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। फिर मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। कंस्ट्रक्टर के अंदर दोनों पैरामीटर्स को एज ए आर्ग्यूमेंट लेता हूँ और दिस कीवर्ड यूज करके मैं वेरिएबल में असाइन कर देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे एक टू स्ट्रिंग मेथड बनाता हूँ, बना लिया। अब हम लोग मेन मेथड के अंदर चलते हैं। मेन मेथड के अंदर जाके सबसे पहले मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से न्यू कीवर्ड को यूज करके ऑब्जेक्ट बना रखा है और ऑब्जेक्ट बनाते टाइम पे मेरे को यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज को देना है। हमारे पास कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो है नहीं, तो मुझे यहाँ पे आईडी और नेम को देना है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं गेट क्लास मेथड को कॉल करके क्लास ऑब्जेक्ट निकाल सकता हूँ। ये मैंने क्लास ऑब्जेक्ट निकाल दिया और ये एक जेनरिक क्लास है, तो यहाँ पे एंगल ब्रैकेट्स के अंदर मैंने एम्प्लॉय लिखा हुआ है, मतलब कि ये क्लास ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय टाइप का है। और यहाँ पे मेरे को कास्ट करना पड़ रहा है, तो मैंने कास्ट का सिंटेक्स भी यूज़ कर रखा है। अब इस क्लास ऑब्जेक्ट के ऊपर रिफ्लेक्शन के रिलेटेड बहुत सारे मेथड्स हैं। हम एम्प्लॉय क्लास की रन टाइम इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास के अंदर कितने कंस्ट्रक्टर्स हैं हम लोग वो निकाल के लाते हैं। क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू उस क्लास में कितने कंस्ट्रक्टर्स हैं उसको निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक मेथड होता है गेट कंस्ट्रक्टर्स। तो क्लास के ऑब्जेक्ट पे मैं गेट कंस्ट्रक्टर्स मेथड को कॉल करता हूँ। ये हमें एक कंस्ट्रक्टर का एरे देता है, मैंने उसको एरे में असाइन कर दिया। अब हमें यहाँ पे रिफ्लेक्शन को यूज़ करके ऑब्जेक्ट बनाना है। हम यहाँ पे न्यू कीवर्ड को यूज़ करके ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, आप देखते जाओ। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें यहाँ पे किसी भी एक कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत है। तो एरे के ऊपर मैं जीरो इंडेक्स यूज़ करके सबसे पहला कंस्ट्रक्टर निकाल लेता हूँ, उसको मैंने एक कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट में असाइन कर दिया। अब हमें ये पता लगाना है कि ये कंस्ट्रक्टर कितने पैरामीटर्स लेता है और उन पैरामीटर्स का टाइप क्या है। तो कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट के ऊपर एक मेथड होता है गेट जेनेरिक पैरामीटर टाइप्स। इस मेथड को कॉल करा मैंने, ये हमें एक टाइप पैरामीटर्स का एरे देता है, उसको मैंने एरे में असाइन कर दिया। तो कहने का मतलब है कि ये वाला कंस्ट्रक्टर इतने टाइप के पैरामीटर्स को लेता है। यहाँ पे हमें एरे मिला है और एरे का जो भी सीक्वेंस होगा वो उसी सीक्वेंस में होगा जिस सीक्वेंस में हमारे कंस्ट्रक्टर्स के पैरामीटर्स हैं। हमारी एम्प्लॉय क्लास के अंदर पहला पैरामीटर का टाइप है इंटीजर, दूसरे पैरामीटर का टाइप है स्ट्रिंग। तो ये जो टाइप एरे है इसके अंदर जो पहला टाइप होगा वो इंटीजर होगा, मतलब 0 इंडेक्स पे इंटीजर होगा, 1 इंडेक्स पे आपका स्ट्रिंग होगा। ये तो हमें पता है क्योंकि हमने एम्प्लॉय क्लास बना रखी है। बट अगर हमें ये पता ना हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे पैरामीटर्स के टाइप हैं उनके लिए एक रैंडम वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। तो रैंडम वैल्यू जनरेट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट का एरे बनाता हूँ, वेरिएबल का कोई नाम इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट। इस एरे की लेंथ उतनी ही होगी जितने हमारे पैरामीटर्स की लेंथ है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टाइप्स एरे के ऊपर एक फॉर लूप लगाता हूँ। फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन टाइप्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। लूप के अंदर मैं सबसे पहले टाइप निकालता हूँ, इंडेक्स आई को यूज करके मैंने एक टाइप निकाल लिया। अब मुझे ये चेक करना है कि ये टाइप किस टाइप का है। तो टाइप के ऊपर एक मेथड होता है गेट टाइप नेम, वो हमें एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है, जो भी टाइप होता है उसकी स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो उसको मैं यहाँ पे इफ कंडीशन यूज करके इस तरीके से लिख सकता हूँ, इफ इंटीजर डॉट इक्वल्स इग्नोर केस टी डॉट गेट टाइप नेम। अगर इस टाइप का टाइप इंटीजर होगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इफ कंडीशन के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक रैंडम वैल्यू जनरेट करता हूँ और उसको मैं अपने ऑब्जेक्ट एरे में असाइन कर देता हूँ, जो मैंने एक नया ऑब्जेक्ट एरे बनाया है। तो वहाँ पे भी मैं इंडेक्स आई को यूज़ करके इस तरीके से लिखता हूँ 7। कहने का मतलब है मैंने आईडी की वैल्यू 7 जनरेट कर दी यहाँ पे और उसको एक एरे में रख दिया, उसी पोजीशन में रख दिया जिस पोजीशन में आपका टाइप का आई है। तो जो भी हमारे टाइप पैरामीटर्स की सीक्वेंस होगी वही सेम सीक्वेंस हमें ऊपर कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट्स में मिलेगी। फिर मैं यहाँ पे एक और कंडीशन लगाता हूँ, एल्स इफ java.lang.string.equals ignore case t.getTypeName। अगर ये टाइप स्ट्रिंग टाइप का है
तो भी मैं क्या करता हूँ, वही सेम सिंटैक्स यूज़ करके एक रैंडम नेम को जनरेट कर देता हूँ। फिर हमने जो आर्ग्यूमेंट्स को जनरेट करा है, उन आर्ग्यूमेंट्स को यूज़ करके हम लोग एक नया ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। कंस्ट्रक्टर के ऊपर एक मेथड होता है न्यू इंस्टेंस। न्यू इंस्टेंस के अंदर मैंने वो एरे पास करा जिस एरे के अंदर मैंने अपनी वैल्यूज़ को फिल कर रखा है, और ये हमें एक एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट देगा। तो उसको मैंने एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट में असाइन कर दिया। अब हम इस ऑब्जेक्ट को भी एक बार प्रिंट कर देते हैं। system.out.println करके मैंने इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर दिया। तो एक बार प्रोग्राम रन करने से पहले हम लोग कंसेप्ट को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। जावा के अंदर जितनी भी क्लासेस होती हैं, सभी क्लासेस का एक क्लास ऑब्जेक्ट होता है। क्लास ऑब्जेक्ट को हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे गेट क्लास मेथड कॉल करके निकाल सकते हैं। तो हमारे पास एम्प्लॉय क्लास है। एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट है जो हमने न्यू कीवर्ड यूज़ करके बनाया। उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने गेट क्लास मेथड को कॉल करा, तो हमें यहाँ पे एक एम्प्लॉय क्लास का क्लास ऑब्जेक्ट मिल गया। क्लास ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हम उस क्लास की रन टाइम इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, कितने उसके अंदर कंस्ट्रक्टर्स हैं, कितने मेथड्स हैं। इस चीज़ को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। हमने यहाँ पे सिर्फ रिफ्लेक्शन का प्रीव्यू लिया है। हमने यहाँ पे गेट कंस्ट्रक्टर्स मेथड को कॉल करके हमने एक कंस्ट्रक्टर का एरे निकाल लिया। उस एरे के अंदर हमने यहाँ पे जीरो इंडेक्स को यूज़ करके पहला कंस्ट्रक्टर निकाल लिया। कंस्ट्रक्टर के ऊपर एक मेथड होता है गेट जेनेरिक पैरामीटर टाइप्स। उसको यूज़ करके हमने यहाँ पे पैरामीटर टाइप्स का टाइप निकाल लिया। ये टाइप का एक एरे है। इस एरे में एलिमेंट का वही सीक्वेंस होगा जो आपके कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर्स का टाइप है। पहला इंटीजर है तो एरे में पहला इंटीजर होगा, दूसरा स्ट्रिंग है तो एरे में दूसरा स्ट्रिंग होगा। फिर हमने क्या करा, रैंडम वैल्यूज़ को जनरेट करा। तो मैंने यहाँ पे एक एम्प्टी एरे बनाया ऑब्जेक्ट टाइप का। उसकी लेंथ वही है जितने हमारे टाइप पैरामीटर की लेंथ है। फिर हमने यहाँ पे टाइप्स के ऊपर लूप चलाया, और लूप चलाने के बाद लूप के अंदर मैंने ये कंपेयर करा कि ये पैरामीटर का टाइप क्या है। इंटीजर है तो उसके करस्पॉन्डिंग हमने एक इंटीजर वैल्यू को जनरेट कर दिया। स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग हमने एक रैंडम वैल्यू को असाइन कर दिया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे न्यू इंस्टेंस को यूज़ करके ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे प्रोग्राम को रन करूँगा, हमें यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आउटपुट दिख रहा है। न्यू कीवर्ड को यूज़ करके हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया था वो ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे सबसे पहले दिख रहा है। उसके अंदर आईडी की वैल्यू ये है, नेम की वैल्यू ये है। फिर हमने यहाँ पे रिफ्लेक्शन को यूज़ करके जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसके अंदर भी हमें वैल्यूज़ बिल्कुल करेक्ट दिख रही है। जो भी रैंडम वैल्यूज़ को हमने जनरेट करा था वो सेम रैंडम वैल्यूज़ हमें यहाँ पे दिख रही हैं। तो दोस्तों, ये है रिफ्लेक्शन की कहानी। हमने यहाँ पे रिफ्लेक्शन को डिटेल में एक्सप्लोर नहीं करा है, हमने यहाँ पे बस प्रीव्यू लिया है। इसको बताने के पीछे मकसद ये है कि क्लास ऑब्जेक्ट का यूज़ कहाँ पे आता है, मैं आपको समझाना चाह रहा था। जो भी जावा के अंदर क्लासेस होती हैं, सभी क्लासेस का एक क्लास ऑब्जेक्ट होता है। क्लास ऑब्जेक्ट को यूज़ करके आप उस क्लास की रन टाइम प्रॉपर्टीज़ निकाल सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला कंसेप्ट है हमारे पास क्लास लोडिंग का कंसेप्ट। क्लास लोडिंग का कंसेप्ट थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट है, हमें यहाँ पे बस कंसेप्ट समझना है। हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके कोड लिखते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे सिंपल सी स्टूडेंट क्लास है। स्टूडेंट क्लास के अंदर मेरे पास दो इंस्टेंस वेरिएबल है, एक कंस्ट्रक्टर है और एक मेथड है, टू स्ट्रिंग मेथड है। हम जो भी कोड लिखते हैं वो एक प्लेन टेक्स्ट फाइल में लिखते हैं। फाइल का नाम वही होता है जो आपके क्लास का नाम है, और फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट जावा एक्सटेंशन। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट क्लास है, स्टूडेंट क्लास की जो जावा फाइल बनेगी वो बनेगी स्टूडेंट डॉट जावा। किसी भी एक टेक्स्ट फाइल के अंदर एक ही पब्लिक क्लास हो सकती है। यहाँ पे जो स्टूडेंट डॉट जावा है ये एक आपकी टेक्स्ट फाइल है, तो इसके अंदर स्टूडेंट नाम की एक ही पब्लिक क्लास हो सकती है। नॉन पब्लिक क्लासेस कितनी भी हो सकती है, लेकिन पब्लिक क्लास एक ही होगी। अगर एक नहीं होगी तो वहाँ पे हमें कंपाइलेशन एरर देखने को मिलेगी। देखा जाए तो ये जो आपने कोड लिखा है ये प्लेन इंग्लिश है, पब्लिक क्लास स्टूडेंट। अगर जावा ना हो तो इस इंग्लिश का कोई मतलब नहीं है। मतलब कौन सी चीज़ पब्लिक है? जावा बोलता है भाई यहाँ पे आपने एक डिजिटल स्टूडेंट बना रखा है, आपने एक स्टूडेंट क्लास बना रखी है, वो क्लास पब्लिक है। जब भी ये कोड रन होगा तो इस क्लास के आप कहीं से भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आपके पास यहाँ पे एक डिजिटल स्टूडेंट आ जाएगा। वो स्टूडेंट उसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके से आपने अपने क्लास के अंदर कोड लिखा हुआ है। कोड लिखने के बाद हम लोग कोड को कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के लिए जावा कंपाइलर एक टूल है। वो क्या करता है, डॉट जावा फाइल को लेता है और उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। बाइट कोड फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास। स्टूडेंट डॉट जावा है, ये आपके स्टूडेंट डॉट क्लास में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर हमारे पास यहाँ पे होता है JVM। JVM क्या करता है, बाइट कोड को लेता है और उसको मशीन इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करता है और मशीन पे एग्जीक्यूट करता है। तो मशीन पे एग्जीक्यूट करने के लिए उसको सबसे पहले तो क्लास फाइल को लोड करना पड़ेगा अपने मेमोरी के अंदर। JVM का सारा कोड नेटिव कोड है, C और C++ में लिखा है, और यहाँ पे इस तरफ आपके पास एक डॉट क्लास फाइल है। तो JVM को ये डॉट क्लास फाइल के अंदर जो भी डाटा है, बाइनरी डाटा जो भी है, उसको अपने पास लोड करना पड़ेगा।
लोड करने के बाद ही वो उसको मशीन इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट कर सकता है। क्लास फाइल को लोड करने की प्रोसेस को बोलते हैं क्लास लोडिंग। क्लास को लोड करने के लिए थोड़ा सा कोड आपके नेटिव कोड में लिखा है और थोड़ा सा कोड आपके जावा सिस्टम में लिखा हुआ है java.lang पैकेज के अंदर। जो आपका ट्रिगर होता है वो JVM ट्रिगर करता है। JVM बोलता है कि इस क्लास को लोड करना है। फिर जावा सिस्टम के अंदर हमारे पास होते हैं क्लास लोडर्स। क्लास लोडर्स का काम ये होता है कि वो क्लास को लोड करके JVM को बाइट डाटा रिटर्न कर दे। क्लास लोडर्स की एक हिरार्की होती है। सबसे टॉप लेवल पे हमारे पास आता है क्लास लोडर क्लास। ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। इस क्लास को एक्सटेंड करने के लिए एक और क्लास है प्लेटफॉर्म क्लास लोडर। प्लेटफॉर्म क्लास लोडर जावा के इंटरनल क्लासेस को लोड कर सकता है। जो भी जावा सिस्टम के अंदर क्लासेस डिफाइन है ये उसको लोड कर सकता है। फिर इसके नीचे आता है हमारे पास सिस्टम क्लास लोडर। सिस्टम क्लास लोडर यूजर डिफाइंड क्लासेस को लोड कर सकता है। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्लास लोडर्स की हिरार्की बन गई। तो देखा जाए तो जो सिस्टम क्लास लोडर है वो सुपर के मेथड को कॉल करके प्लेटफॉर्म क्लासेस को भी लोड कर सकता है। और क्लास लोडर्स को हिरार्की में डिफाइन करना एक अच्छा काम है। मतलब सारा का सारा कोड हमें लिखने की जरूरत नहीं है। सिस्टम क्लास लोडर के अंदर थोड़ा सा कोड लिखा हुआ है, प्लेटफॉर्म क्लास लोडर के अंदर और ज़्यादा कोड लिखा हुआ है और मोस्टली कोड जो भी कॉमन कोड है वो आपके क्लास लोडर क्लास के अंदर लिखा हुआ है। तो सुपर मेथड को कॉल करके ये सारी क्लासेस अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी सुपर को डेलीगेट कर देती हैं। अब हम ये समझते हैं क्लास लोडिंग की प्रोसेस किस तरीके से काम करती है। क्लास लोडर के पास एज ए इनपुट आता है आपके क्लास का नाम। पूरा पैकेज के साथ आपके क्लास का नाम आता है। वो क्या करता है, इस क्लास के नाम को एक फाइल पाथ में कन्वर्ट करता है। जो भी पैकेजेस होते हैं, पैकेजेस आपके फोल्डर होता है। तो हमारे पास यहाँ पे जो भी क्लास का नाम आया है वो यहाँ पे इसको एक फाइल पाथ में कन्वर्ट कर देगा। डॉट लगा के डॉट को हटा देगा वो, और यहाँ पे जो स्लैश है स्लैश आ जाएगा आपके पास। तो ये आपका क्लास का नाम है, ये आपके फाइल पाथ का नाम है। फिर उसके बाद जो भी क्लास लोडर्स होते हैं वो आपके फाइल सिस्टम के अंदर इस पाथ को सर्च करते हैं। अब फाइल सिस्टम तो बहुत ही बड़ा होता है। आपके पास पूरी हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क मान लो 1 TB की है तो वो पूरे के पूरे हार्ड डिस्क को सर्च नहीं करता है। जावा के अंदर एक इन्वायरमेंट वेरिएबल होता है क्लास पाथ। क्लास पाथ वेरिएबल के अंदर हम लोग डायरेक्टरीज को देते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे एक डायरेक्टरी है, सेमीकोलन लगा के दूसरी डायरेक्टरी है, तीसरी डायरेक्टरी है। तो जो भी क्लास लोडर्स होते हैं वो क्लास लोडर्स इन्हीं डायरेक्टरीज के अंदर आपकी क्लासेस को सर्च करता है। फिर इसके बाद वो पाथ पे जाता है। पाथ पे जाने के बाद वो फाइल को रीड करता है। वहाँ पे वो फाइल इनपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बनाता है, फाइल को रीड करता है। फाइल के अंदर जो भी बाइट डाटा होता है उसको रीड करता है और JVM को बाइट एरर रिटर्न कर देता है। अगर कोई क्लास अवेलेबल नहीं होती है तो हमें वहाँ पे एक्सेप्शन देखने को मिलती है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो अब यहाँ पे ना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो जावा के अंदर क्लास लोडर्स होते हैं, क्लास लोडर्स को हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। जावा सिस्टम के अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। सिस्टम क्लास को हम कुछ नहीं कर सकते, उसका ऑब्जेक्ट भी नहीं बना सकते, जावा भी नहीं बना सकता। रन टाइम क्लास का ऑब्जेक्ट हम नहीं बना सकते, रन टाइम क्लास को एक्सटेंड भी नहीं कर सकते। लेकिन जावा लैंग्वेज सिस्टम के अंदर क्लास लोडर एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको डेवलपर्स एक्सटेंड कर सकते हैं। अब इसका यूज केस कहाँ पे आता है? इमेजिन करो कि आपकी एक कंपनी है। आपकी कंपनी एक सॉफ्टवेयर बनाती है और सॉफ्टवेयर को मार्केट में सेल करती है। सेल करने के बाद उसको रेवेन्यू मिलता है। अब आप इमेजिन करो कि वो सॉफ्टवेयर क्लाइंट के एनवायरनमेंट पे रन होता है। तो आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, आपको सॉफ्टवेयर क्लाइंट के एनवायरनमेंट पे रन करना है। तो वहाँ पे उसके पास क्लास फाइल का भी एक्सेस होगा। जो भी आप सॉफ्टवेयर बनाओगे उसको किसी तरीके से पैकेज करोगे, पैकेज करने के बाद उस पैकेज को क्लाइंट की मशीन पे लेके जाओगे और वो वहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। तो वहाँ पे क्लास फाइल भी रहेगी। रिवर्स इंजीनियर करके डॉट क्लास फाइल को डॉट जावा फाइल में बदला जा सकता है। ये थोड़ी सी टीडियस प्रोसेस होती है, लेकिन अगर रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा होता है तो इस प्रोसेस को किया जा सकता है। मतलब इमेजिन करो आपका सॉफ्टवेयर 1 लाख रुपए में बिकता है, तो 1 लाख रुपए तो बहुत होता है। तो कोई भी हैकर उस क्लास फाइल को रिवर्स इंजीनियर करके डॉट जावा फाइल में कन्वर्ट कर सकता है और फिर आपका सॉफ्टवेयर चोरी हो गया, एक तरीके से हैक हो गया। तो जो भी एंटरप्राइज कंपनीज होती हैं ये क्या करती हैं, क्लास फाइल को आपके सिस्टम पे डालती ही नहीं है। वो लोग यहाँ पे एक कस्टम क्लास लोडर बनाते हैं और जो भी फाइल को रीड करने की प्रोसेस होती है वो उस प्रोसेस को हटा देते हैं। क्लास फाइल का जो भी बाइट डाटा होता है वो अपने सर्वर से मांग के लेके आती है। तो आपने यहाँ पे एक क्लास लोडर बनाया। क्लास लोडर का काम क्या है, बाइट डाटा को रिटर्न करे। तो वो फाइल को रीड नहीं करेगा, वो अपने एंटरप्राइज कंपनी के सर्वर पे एक कॉल मारेगा, वो सर्वर से वो बाइट डाटा आएगा आपके पास और वो उस बाइट डाटा को JVM को दे देगा। तो यहाँ पे
मशीन के अंदर कोई भी क्लास फाइल नहीं है। आपकी जो भी क्लास फाइल होती हैं वो सर्वर पे पड़ी होती हैं। सर्वर से वो डाटा आता है, रन टाइम पे वो डाटा आता है और वो डाटा आपके जावा पे रन होता है। मतलब मैंने भी एक दो सॉफ्टवेयर ऐसे बनाए जिसमें कस्टम क्लास लोडर्स बनाने की ज़रूरत पड़ गई। जब मैं पहली कंपनी में था, मेरी ज़िंदगी की जो पहली कंपनी थी वो एक एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर बनाती थी और वो सॉफ्टवेयर क्लाइंट एनवायरनमेंट पे रन होता था। तो उस टाइम पे मैंने पहली बार ज़िंदगी में कस्टम क्लास लोडर्स को देखा और वहाँ पे उन्होंने उस क्लास लोडर के अंदर अपने सर्वर पे कॉल मार के क्लास के डाटा को लोड कर रखा था। तब मेरे को पता चला, ओ माय गॉड, ऐसा भी होता है। देन मुझे समझ में आया कि अगर आपका सॉफ्टवेयर ही लीक हो गया मार्केट के अंदर तो आपकी कंपनी गई, मतलब वही उसकी प्रॉपर्टी है। कोई भी कंपनी अपने सॉफ्टवेयर को अपनी जान से ज़्यादा गार्ड करने की कोशिश करेगी। तो मुझे उम्मीद है आपको क्लास लोडिंग का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला कंसेप्ट है हमारे पास वॉइड क्लास का कंसेप्ट। वॉइड आपकी एक क्लास होती है, यहाँ पे कैपिटल वी है। तो इस क्लास का पर्पस क्या है हम उसको समझते हैं। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज करने के लिए आपके पास टाइप रैपर क्लासेस होती हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट ऑफ इंटीजर है। जेनेरिक्स के अंदर हम लोग प्रिमिटिव्स को यूज नहीं कर सकते, तो मैंने यहाँ पे प्रिमिटिव का ऑब्जेक्ट फॉर्म यूज कर रखा है, इंटीजर क्लास को यूज कर रखा है। इस लिस्ट के अंदर मैं प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को ऐड कर सकता हूँ। अब जावा के अंदर ना एक स्पेशल कीवर्ड और होता है वॉइड। वॉइड मतलब कि मेथड का कोई रिटर्न टाइप नहीं है। तो अगर आपको वॉइड को ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज करना है तो कैसे करोगे? उसके लिए होती है आपके पास वॉइड क्लास। वॉइड क्लास का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते और इस क्लास के अंदर कोई ज़्यादा खास कोड लिखा हुआ नहीं है। यहाँ पे आपको ये क्लास दिख रही है, ये वॉइड क्लास है। ये बहुत ही सिंपल सी क्लास है। इसके अंदर सिर्फ एक पब्लिक स्टैटिक मेंबर होता है जो कि आपके वॉइड टाइप के क्लास ऑब्जेक्ट को होल्ड करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार हमें वॉइड को कहाँ पे यूज करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट फॉर्म में, तो हम उसको डिस्कस करते हैं। आपको कॉलेबल पता है, पुराने वीडियो में हम लोगों ने एग्जीक्यूटर सर्विस को समझा था। एग्जीक्यूटर सर्विस के अंदर हमारे पास एक कॉलेबल इंटरफेस होता है इस तरीके से। तो यहाँ पे कॉलेबल इंटरफेस एक जेनेरिक इंटरफेस है। कॉलेबल इंटरफेस के अंदर एक ही मेथड होता है, कॉल। कॉल मेथड उसी टाइप की वैल्यू को रिटर्न करता है जो आपका जेनेरिक टाइप पैरामीटर है। अब आप इमेजिन करो आपको कॉलेबल को रनेबल की तरह यूज करना है। रनेबल की तरह यूज करना है मतलब आपको यहाँ से वॉइड रिटर्न करना है। तो आप कैसे करोगे? तो उसके लिए आप वॉइड क्लास को यूज करोगे। आप एक क्लास के अंदर कॉलेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करोगे और इंप्लीमेंट करते टाइम पे आप जेनेरिक टाइप पैरामीटर दोगे वॉइड, कैपिटल वी लिखा हुआ है यहाँ पे वॉइड। यहाँ पे अगर आप वॉइड कीवर्ड को यूज करोगे स्मॉल वी के साथ तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है, ऑब्जेक्ट फॉर्म की जरूरत है, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप की जरूरत है। तो ऐसी कोई भी जगह है जहाँ पे आपको वॉइड कीवर्ड को नॉन प्रिमिटिव की तरह यूज करना पड़े तो उसके लिए होती है वॉइड क्लास। तो हमने यहाँ पे वॉइड क्लास को यूज करा। इसके बाद आप कॉल मेथड से वॉइड टाइप की वैल्यू को रिटर्न करोगे और आपको यहाँ पे सबसे लास्ट में लिखना है रिटर्न नल। अगर आप कुछ भी रिटर्न नहीं करोगे तो आपको एरर देखने को मिलेगी। अगर आप रिटर्न नल करोगे तो वहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगा, आपका काम बिल्कुल सही चलता रहेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वॉइड का कंसेप्ट की भी क्लैरिटी मिली होगी। ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला कंसेप्ट है हमारे पास लॉगिंग का कंसेप्ट। तो सबसे पहले तो समझते हैं लॉगिंग का मतलब क्या होता है। लॉग करने का मतलब है रिकॉर्ड को मेंटेन करना कि मेरे प्रोग्राम के अंदर क्या क्या हो रहा है। जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम के अंदर हम कुछ काम करते हैं, प्रोग्राम के अंदर एक्सेप्शंस भी आ सकती है और कुछ ऐसे इवेंट भी हो सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। जो भी मेरे प्रोग्राम के अंदर इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, सभी इंपॉर्टेंट इवेंट्स को मैं लॉग करना चाहता हूँ। सभी इंपॉर्टेंट इवेंट्स का मैं एक रिकॉर्ड रखना चाहता हूँ ताकि बाद में डेवलपर्स उस रिकॉर्ड को देख के पता लगा सकें कि उनके प्रोग्राम के अंदर चल क्या रहा है। अगर एक्सेप्शन आई है तो भी मेरे को लॉग करना है। उसके अलावा कोई और इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ हो, जैसे कि 3 बज गए ईमेल भेजना है, तो आप इस तरीके से लॉग कर दोगे कि सेंडिंग ईमेल्स, और ईमेल भेजने के बाद आप लॉग कर दोगे कि ईमेल सेंडिंग सक्सेसफुल। लॉग करने से डेवलपर्स एरर्स को इजीली डिबग कर सकते हैं। उनको पता चल जाता है कि आपके प्रोग्राम के अंदर चल क्या रहा है। अभी तक हमने जितना भी कोड लिखा है, हम लोग system.out.println को यूज करके एक्सेप्शन के मैसेज को प्रिंट कर रहे थे। तो system.out.println क्या करता है, आपके स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम पे डाटा को राइट करता है। तो लॉग करने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम को यूज नहीं करते हैं। प्रोडक्शन एप्लीकेशन के अंदर हम यूज नहीं करते हैं। टेस्टिंग के लिए तो हम यूज कर सकते हैं system.out को, लेकिन प्रोडक्शन एप्लीकेशंस के लिए हम लोग किसी लॉग फाइल के अंदर डाटा को लॉग करते हैं। लॉग करने के लिए एक्सटर्नल लाइब्रेरीज अवेलेबल है।
जब हम लोग अपनी एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसमें हम एक्सटर्नल लाइब्रेरी को इंस्टॉल करके लाइब्रेरी के थ्रू हम लॉग करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी होती है SLF4j API। SLF4j API आपका एक स्पेसिफिकेशन डिफाइन करता है कि किस किस तरीके से लॉग कर सकते हैं। इस स्पेसिफिकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास लॉग बैक होता है। लॉग करने के लिए आपको सिर्फ एक ही मेथड को कॉल करना है। आपको लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको लॉगर का ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आपको उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक मेथड को कॉल करना है बस। और आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है कि कौन सी फाइल के अंदर लॉग करना है। अगर आपको अभी कन्फ्यूजन हो रहा है तो ज़्यादा लोड मत लो, आप कंसेप्ट पे फोकस करो। जब हम लोग रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाएंगे तो हम इन दोनों चीज़ों को अपने प्रोग्राम के अंदर एज ए डिपेंडेंसी ऐड करेंगे और हम लोग मेथड कॉल करेंगे। और ये जो लॉग करने की प्रोसेस होती है ना, इसके ऊपर पूरी की पूरी कंपनी बनी हुई है। मतलब आप इमेजिन करो जैसे अमेजन के पास हज़ारों सर्वर्स होते हैं, फ्लिपकार्ट के पास हज़ारों सर्वर्स होते हैं, तो हर एक सर्वर के अंदर अगर वो लॉग फाइल के अंदर लॉग करेगा तो उसको तो दिक्कत आ जाएगी। मतलब जो भी डेवलपर होगा, डेवलपर को हर एक सिस्टम के अंदर जाके चेक करना पड़ेगा कि मेरी फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो ऐसी कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं जो आपको लॉगिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं। वो ये कहती हैं कि आप अपने प्रोग्राम के अंदर मेरे लॉगर को यूज़ करो, मेरा कॉन्फ़िगरेशन कर लो। तो हम वहाँ पे एक पोर्ट नंबर और एक IP एड्रेस को यूज़ करके उस कंपनी के सर्वर पे लॉग फाइल को सेंड करते हैं। वो कंपनी उस डाटा को अपने सिस्टम के अंदर रखती है और फिर उसके ऊपर हमें एक डैशबोर्ड बना के दे देती है। तो इससे क्या होता है ना, डेवलपर्स एक सिंगल जगह पे जाके पता लगा सकते हैं कि उनकी एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या एरर्स आ रही हैं। उनको इंडिविजुअल सर्वर के अंदर जाके फाइल को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी सर्वर्स के अंदर हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, सारे के सारे प्रोग्राम्स एक सिंगल IP एड्रेस पे अपने लॉग डाटा को भेज रहे हैं। वो IP एड्रेस कंपनी का IP एड्रेस है और उसके ऊपर उन्होंने डैशबोर्ड बना दिया। तो हम उस डैशबोर्ड के थ्रू अपने लॉग फाइल को चेक कर सकते हैं। ऐसे ही आपके पास एक कंपनी है सुमो लॉजिक। सुमो लॉजिक लॉगिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है और दुनिया में मतलब काफ़ी अच्छी कंपनी है, वो काफ़ी बड़ी कंपनी है और उसका रेवेन्यू बिलियंस ऑफ डॉलर्स है। अगर हम नहीं चाहते कि हम किसी एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करें तो ऐसे ओपन सोर्स टूल होते हैं जिनको यूज़ करके हम लॉग कर सकते हैं। ऐसे ही आपके पास एक टूल है ELK मतलब कि इलास्टिक सर्च लॉग स्टैश किबाना। आप किसी सर्वर के ऊपर ELK को इंस्टॉल करो और फिर आपके जितनी भी एप्लीकेशन है, सारी की सारी एप्लीकेशन उस सर्वर के ऊपर डाटा को सेंड करेंगी और वहाँ पे आपको डैशबोर्ड दिख जाएगा। ठीक है, तो मेरे को लगता है आज के लिए इतना ही बहुत है। मेरे को उम्मीद है आपको लॉगिंग का मतलब समझ में आया होगा और लॉग करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जब हम लोग कोड लिखेंगे, कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसके अंदर हम एक्चुअल में ये सारी कहानी को यूज़ करके देखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज की वीडियो का सबसे लास्ट टॉपिक है मैथ क्लास। java.lang पैकेज के अंदर एक मैथ क्लास होती है। ये आपकी कोर क्लास है। मैथ क्लास को यूज़ करके आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हो। मैथ क्लास के अंदर जो भी मेथड्स हैं मोस्टली स्टैटिक मेथड्स हैं। आपको मैथ क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मेरे पास एक सैम्पल कोड है। इस कोड के अंदर मैंने मैथ क्लास को यूज़ कर रखा है। मैथ क्लास के अंदर मेथड्स होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। अगर आपको साइन की वैल्यू निकालनी है, कॉस की वैल्यू निकालनी है, टैन की वैल्यू निकालनी है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास मेथड्स हैं। अगर आपको किसी नंबर की पावर कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हमारे पास एक्सपोनेंशियल मेथड्स हैं। math.power एक फंक्शन है। किसी भी नंबर को किसी भी नंबर की पावर से मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे डेसिमल नंबर भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से हमारे पास एक फंक्शन होता है एब्सोल्यूट ABS फंक्शन क्या करता है, किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के देता है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे मिन मेथड है, मैक्स मेथड है। मिन मेथड क्या करता है, जो भी नंबर मिनिमम होता है उसको रिटर्न कर देता है। मैक्स मेथड है, मैक्स मेथड क्या करता है, जो भी नंबर मैक्सिमम होता है उसको रिटर्न कर देता है। तो यहाँ पे हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। मैथ क्लास के अंदर तो 50-60 मेथड्स हैं, हम लोग सारे मेथड्स को यूज़ करके नहीं देख सकते। ये मैंने आपको बस प्रीव्यू दिया है। अगर आपको आपके जावा कोड के अंदर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है तो आप मैथ क्लास को यूज़ करोगे। मैथ क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे स्टैटिक मेथड्स हैं, आप स्टैटिक मेथड्स को कॉल करो। और एक बात यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो भी मैथ क्लास है वो आपको मैथमेटिकली करेक्ट आंसर निकाल के देगी। ये जावा की गारंटी है। हम जो स्कूल में मैथ पढ़ते हैं तो हमें लंबे चौड़े फॉर्मूले लगा के हमें आंसर निकालना पड़ता है। मैथ क्लास ये सारा का सारा काम आप लोगों के लिए करके देगी और मैथमेटिकली करेक्ट आंसर मिलेगा हमेशा 100% ऑफ केसेस में। ठीक है, आज के वीडियो में हमने जो भी कोड लिखा है वो सारा का सारा कोड आपको गिटहब पे अवेलेबल है। कोड का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करते हुए जाओ।
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। सारे के सारे वीडियोस आपको आपके इनबॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप कंटेंट को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।